इंडेक्स लेवल पर आपको जरूर नरमी दिखेगी, बट स्टॉक्स पर रखिए नजर, मिड और स्मॉल कैप्स पर रखिए नजर और कुछ सेक्टर्स जहां पर दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है। दिवाली के बाद और कल की छुट्टी से पहले थोड़ा है बाजार का उतार चढ़ाव बना हुआ। इसमें आपको क्या करना है, क्या कुछ कर सकते हैं और कहां पर रखनी है नजर, ये बताएंगे। स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन स्क्रीन पर आ रहा है। आने वाला 1.5 घंटा काफी एक्शन पैक्ड रह सकता है। स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन चल रहा है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं बताने के लिए कि आपको इस बाजार में क्या करना है। आइए सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है वो जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, निफ्टी आज कहीं नहीं जा रहा है। 75 अंक नीचे 19,450 के पास। सुबह से ही इसी लेवल के इर्द गिर्द कारोबार आपको होते हुए दिख रहा है। बट बैंक निफ्टी पर रखिए नजर। निचले स्तरों से 250 अंकों की रिकवरी आई है। 43,900 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब सिर्फ 80 अंक नीचे है। निफ्टी में दबाव जो आ रहा है वो आज आईटी और फार्मा की तरफ से आ रहा है। स्पेशली आईटी जो टॉप सेक्टोरल लूजर है। आईटी इंडेक्स भी करीब 0.5% नीचे और कुछ दिग्गज आईटी शेयर्स में आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। बट उसके सामने मेटल्स में बढ़िया तेजी बन रही है। पीएसयू शेयरों में तो जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। वहां से सपोर्ट है। मिड और स्मॉल कैप की भी खरीदारी बरकरार है इस समय। अमेरिकी फ्यूचर्स यहां पर सुबह से ही दबाव बना हुआ है। हालांकि एक बार के लिए सुबह 125 अंक नीचे था डाउ फ्यूचर्स, फिलहाल आपको 70 अंक नीचे दिखेगा। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको 50 अंकों की कमजोरी दिख रही है। तो क्या कुछ करना है इन सुस्त क्यूज के बीच में और आपके लिए बाजार कहां पर एक्शन दिखा सकता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए एक बार पहले अनिल जी से उनकी बाजार पर राय जान लेते हैं और फिर बाकी चीजों पर करते हैं फोकस। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। सुबह जहां निफ्टी पर छोड़ा था वहीं पर है इस समय 19,450 के पास। आईटी की तरफ से आज थोड़ी कमजोरी आ रही है, इसलिए निफ्टी पर थोड़ा प्रेशर है। बैंक निफ्टी भी वैसे सर इस समय 80 अंक नीचे है, बट निचले स्तरों से 200 सवा 200 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी ने जरूर दिखाई। तो 43,900 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पीएसयूज में अच्छा एक्शन आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स सुबह से अच्छा है, 0.5% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स भी आपका पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स एक बार के लिए 125 अंक नीचे थे, फिलहाल 70 अंक नीचे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स 50 अंक नीचे है। तो थोड़ा रेंज में है फ्रंटलाइन इंडेक्स, बट स्टॉक्स में बढ़िया रोटेशन चल रहा है। बताएं सर, क्या नजरिया आपका बाजार पर? इससे शायद थोड़े से वॉल्यूम्स कम है और कल फिर से बाजार में छुट्टी है तो जाहिर सी बात है कि एक्शन थोड़ा सा कम है। और वापस हम परसों जब बाजार में खुलेंगे तो हमारे पास 2 दिनों का ग्लोबल मार्केट का जो भी रिजल्ट है वो हमारे सामने होगा। मेरा ये समझना कि रेंज बाउंड रहेंगे बाजार। जो डेटा बने हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो नीचे 19,400 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फुट में बना हुआ है, करीबन 92 लाख शेयरों का। ऐसे में आपके लिए बचे हुए समय में 19,375, 19,425 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि 400, 425 की रेंज में आए तो वहां खरीदिए। और ऊपरी स्तरों पर 19,500, 19,550 आपके लिए सप्लाई जोन है वो पार करना मुश्किल होगा। और उसकी वजह यह है कि 19,500 के कॉल्स पर 1,30,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट है। तो आई थिंक 19,400, 19,500 बड़ी रेंज है। 400 के नीचे गए तो 25 पॉइंट नीचे और 500 के ऊपर गए तो 25 से 50 पॉइंट ऊपर। बस यही आपके लिए ब्रॉडली मूव निफ्टी पर नजर आता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बने हुए हैं और परसों जब हम लौटेंगे ट्रेड के लिए तो परसों ही वीकली एक्सपायरी भी होगी और उस लिहाज से 43,800 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है, जहाँ 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 44,000 के आसपास जो है वो 52 लाख शेयरों का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में। अब करना क्या है, देखिए होगा ये कि नीचे की तरफ आप जैसे 43,700, 43,800 की रेंज में आएंगे वहां खरीदारी होती दिखेगी और ऊपरी स्तरों पर 44,000, 44,050 आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। एक बार 44,050 को पार करके निकले तो 44,200 और उसके ऊपर जाने की संभावना है। तेजी का मूड बने तो ज्यादा संभावना ये है कि बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और अगर कमजोरी का मामला बना तो थोड़ा सा निफ्टी कंपेरेटिवली हल्का सा कमजोर रह सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि एक नॉच बेहतर है तेजी करने के लिहाज से। तो मेरा ये समझना है बचे हुए समय में, क्योंकि कल छुट्टी का दिन है, आज वॉल्यूम कम है, तो आई थिंक बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। ऐसे में 19,400, 375 इस रेंज में खरीदारी करनी है। 500, 525 रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बैंक निफ्टी में 43,650, 43,800 की रेंज में खरीदारी करनी है। 44,000, 44,200 की रेंज में आए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बीच में अभी जहां रेंज के बीच में वहां वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखें, अपने लेवल को आने दें और अपने लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। लेवल्स का इंतजार करें और उसी के हिसाब से ट्रेड करें, ये ज़्यादा बेहतर है। बाय द वे सर, आपकी पिक्स तो वैसे अच्छा परफॉर्म करती हैं और ये तो आपने लॉन्ग टर्म पिक्स दिए हैं, बट फिर भी शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 10.5% ऊपर ये इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है और SBFC फाइनेंस यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन आ रहा है। एक बार जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ सर आपको। जो बेसिकली ये सब स्टॉक्स साल 2 साल के लिए है
हफ्ते 2 हफ्ते या 1-2 दिन के लिए नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी इन्वेस्टर्स खरीदना चाहते हैं आराम से इंतजार करें, क्योंकि पूरे दिन बाजार जब खराब हो तब आपको ये सब सस्ते मिलते हैं। पॉइंट ये है कि जो 2 स्टॉक का आपने नाम लिया जो ज्यादा भागे हैं, इसकी वजह है कि जब अनडिस्कवर्ड स्टॉक्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता होता है तो उनमें थोड़ी सी तेजी ज्यादा बनती है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्पिरिट के आरती इंडस्ट्रीज, नो डाउट वायदा कारोबार के स्टॉक है, थोड़े बड़े मार्केट कैप के स्टॉक है और लोगों ने उनके बारे में सुना है, रिसर्च की हुई है, तो इसलिए वहां पर आपको थोड़ी तेजी कम बनती हुई दिखती है। लेकिन ये ठीक है, कुल मिलाकर आपको इनमें व्यू लंबा 1 से 3 साल का रखना है, बाय ऑन डिप्स करनी है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेना है, न कि ट्रेडिंग के लिहाज से। जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं है। आज ऑफ कोर्स शानदार परफॉर्मेंस आ रही है, बट जैसा अनिल जी ने कहा थोड़े पोर्टफोलियो में होल्ड करिए, टाइम के लिए होल्ड करिए, अच्छी मूव यहाँ पर आपको आती दिखेगी। शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए और अपना व्यू देने के लिए, और अनिल जी से स्ट्रैटेजी व्यू की लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर फिलहाल हमारे साथ बाजार पर व्यू शेयर करने के लिए। आइए, कुशल भी है हमारे साथ तैयार, और कुशल अकेले ही आए हैं आज क्योंकि खबरें बिल्कुल नहीं आई हैं सुबह बाजार खुलने के बाद। एक अच्छी खबर आई थी डिफेंस स्टॉक्स को लेकर, जहां पर अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स के लिए बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। एक कोल इंडिया में ब्लॉक डील हुई है, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। आज नतीजे भी कुछ ज़्यादा खास आने नहीं वाले हैं, बट बताएं इवेंट्स यहाँ पर भी कुछ एक्शन है कुशल या नहीं? देखिए, इवेंट्स तो फिक्स ही रहते हैं दीपांशु, क्योंकि अब जब न्यूज़ नहीं है तो ऑफकोर्स इवेंट्स के लिहाज से आपको कुछ एक चीज़ों पर ध्यान देना है। ऑफकोर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ और साथ ही मनोपुरम फाइनेंस, इसके नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। साथ ही अक्टूबर महीने का हमारा जो CPI आंकड़ा है वो भी आता हुआ नजर आएगा। रामकृष्ण फॉर्जिंग्स बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। कल के दिन में, कल हमारे यहाँ पे तो छुट्टी है, साथ ही F&O स्पेस से NMDC और IB हाउसिंग, इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। MSCI भी अपना सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू ये भी कल अनाउंस करेगा। इफेक्टिव डेट ऑफ कोर्स 1 दिसंबर रहने वाली है। WPI डेटा भी आएगा हमारा अक्टूबर महीने का, तो उस पर भी फोकस कर चलिए। और महंगाई आंकड़े US के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अक्टूबर महीने के। और तीसरी तिमाही का जो GDP आंकड़ा है सेकंड रीडिंग यूरोप के लिहाज से, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक बुधवार का सवाल है, गुड लक इंडिया, यहाँ पर पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। साथ ही फेज 3 ऑटोफैब ये डीलिस्ट हो जाएगा, वॉलंटरी डीलिस्टिंग है इनकी तरफ से। साथ ही आस्क ऑटोमोटिव नया IPO, इसकी लिस्टिंग भी होने वाली है। 51 गुना ये बढ़ता हुआ दिखा था। देखना है कि फाइनल जो लिस्टिंग है वो किस दाम पे होती हुई नजर आती है। चंबल फर्टिलाइजर और IGL ये दोनों काउंटर्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। साथ ही भारत बनाम न्यूजीलैंड मुंबई में ये पहला सेमीफाइनल हमारे खेला जाएगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से बाइडेन और जी जिनपिंग कैलिफोर्निया में ट्रेड टॉक्स के लिए मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही US के लिहाज से अक्टूबर महीने का PPI और रिटेल सेल्स आंकड़ा आएगा, और UK की भी महंगाई आंकड़े और PPI आंकड़ा अक्टूबर महीने का इनका भी आता हुआ नजर आएगा। और यूरोप के लिहाज से जो ECB की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वो भी होने वाली है। तो ये अगले 3 दिनों के लिए अहम ट्रिगर्स है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। ज़्यादातर इंपोर्टेड ट्रिगर्स हैं, ग्लोबल एक्शन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। हमारा अर्निंग सीजन तो टुवर्ड्स द एंड आ रहा है, फिर भी आज 2 नंबर्स आने वाले हैं, कल 2 नंबर्स आने वाले हैं, और कुछ कैश के नंबर्स पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आइए हमारे सारे मेहमानों का करते हैं स्वागत। सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी, सिडानी साहब और आशु सर, सब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए, जैसा शो का ट्रेडिशन है, शुरुआत वागले साहब के साथ, वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। L&T फाइनेंस होल्डिंग में मुझे एक ब्रेकआउट दिखाई देता है। 145 का रेजिस्टेंस इसने अभी निकाला है, तो यहाँ पर एंटर करें। आपका स्टॉप लॉस 143 रुपीज 50 पैसे का होना चाहिए। 1.5 रुपये की रिस्क होगी। 5 रुपये का टारगेट मुझे लगता है आपको आज के दिन में ही मिलना चाहिए। 150 का मेरा टारगेट है जो आज के दिन में आ सकता है। और अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हैं 1 से 2 दिन में भी 3 दिन अगले मतलब करंट वीक का, तो ये 155 तक भी जा सकता है। ओके, तो 155 के व्यू भी जा सकता है 2 से 3 सेशंस में। अदरवाइज 150 के व्यू के लिए खरीदारी करें L&T फाइनेंस। दूसरा बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप। दीप, पावर स्टॉक्स काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइनली टाटा पावर अभी मूव के लिए तैयार है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आया। साथ ही साथ ऑप्शंस में भी एक जहां पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी, वहां पर अनवाइंडिंग विजिबल है। मुझे लगता है टाटा पावर 1 से 2 दिन के नजरिए से यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, तो टाटा पावर में खरीदारी करके चलेंगे। 255 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि 253 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है।
अपसाइड में 262, 265 ये दो टारगेट्स टाटा पावर में 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो टाटा पावर यहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ सकता है। पावर स्टॉक्स के लिए बाय द वे आज अच्छा दिन हो रहा है। इन स्टॉक्स पर और थोड़ी डिटेल चर्चा भी करेंगे। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 64 रुपए 50 पैसे, 64 रुपए 60 पैसे। बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम तेजी का देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के अंदर यहाँ से मोमेंटम ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर आज लोअर लेवल से एक रिकवरी है और पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल रहा है। आईडीबीआई बैंक यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखा सकता है। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 61 रुपए 62 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 61 रुपए इसका नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 61 के स्टॉप लॉस से आईडीबीआई बैंक में यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। ऊपर में जैसे ही ये 65 का लेवल निकालेगा तो स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और 70 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 74 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो 4-5 दिन का व्यू लेके खरीदारी करें 61 रुपए के स्टॉप लॉस से 70 और 74 के टारगेट्स के लिए। ओके, आईडीबीआई बैंक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी की पिक आ रही है और पीएसयूज में आज वैसे भी आपको थोड़ा बेटर एक्शन दिख रहा है, या डोमिनेट ज्यादा इस समय पीएसयूज कर रहे हैं, तो वहां पर रखनी है नजर। आइए आशु सर के पास भी चलते हैं, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। गुड आफ्टरनून आशु जी, बताएं सर। दीपांशु, जैसे कल हमने दिवाली पे भी बात की कि मुझे तो ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी लगती है। रियल एस्टेट, पावर स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, इंफ्रा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आईटी मुझे नहीं लगता कि मैंने 3 महीने से बात भी की हो, और आज वही सेक्टर सबड्यूड है, बट उसमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है। बट ओवरऑल सब कुछ दीपांशु मतलब ऑन ट्रैक लग रहा है। अब मैं जल्दी से अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद एक फ्रेश कॉल भी है। अपडेट दीपांशु, हमने 5 स्प्रेड्स इस महीने के बनाए हुए हैं जो पिछले 5-7 दिन में बनाए थे, जिसमें से सबसे पहला था टाटा पावर, दूसरा था टाटा स्टील, तीसरा था एलएनटी और चौथा था हिंडाल्को, और एक बायोकॉन का बियर स्प्रेड था। बायोकॉन के बियर स्प्रेड में मार्जिनल लॉस है, बाकी सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में है। हैविंग सेड दैट दीपांशु, एनटीपीसी, ओएनजीसी, अशोक लेलैंड, मतलब पीएसयू बास्केट में बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी लगती है। कंटिन्यू टू होल्ड द सेम व्यू। अब दीपांशु, सबसे पहले तो मैं एक स्प्रेड फिर रिपीट करना चाहता हूँ। पिछला स्प्रेड हमने टाटा पावर का दिया था 250 की एक कॉल लेके 260 की बेचनी थी, उसमें 2.5-3 रुपए का कुछ कॉस्ट था, वो पैसा डबल हो चुका है, 3375 का लॉट है। दीपांशु, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने मिस कर दिया वो नया फिर से अब 255 की एक कॉल ले लें और 265 की एक कॉल बेच दें। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक नया स्प्रेड बना लें, जिन्होंने मिस कर दिया कि अब टाटा पावर भी, हिमांशु ने भी कॉल दी, पावर स्टॉक्स में अभी भी मूवमेंट आई है। और दीपांशु, कैविएट मतलब आप सबसे बड़ा डिस्क्लेमर देखिए कि जो मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि मुझे किसी स्टॉक से परमानेंट प्यार या वो नहीं है। कितने महीनों तक ये टाटा पावर था जो हमारे एक्सपायरी अलर्ट में आता था, नहीं चलता था, और जब से चलना शुरू हुआ है कि वो मतलब ओवरबॉट सिचुएशन से निकल के आया है, टायर्ड बुल सिंड्रोम दिखे, तो हमने वापस इसमें ट्रैक्शन देखी और इसको बार बार रिकमेंड कर रहे हैं। तो टाटा पावर की दीपांशु 255 की एक कॉल लेनी है, 260 की 265 की 10 रुपए ऊपर के स्ट्राइक की एक कॉल बेचनी है। ये फिर जो स्प्रेड है अराउंड 2.25-3 रुपए में बनेगा और 256 रुपए चल ही रहा है, तो 2 रुपए की कॉस्ट देख के आप 3375 का लॉट ले सकते हैं, जो में लेना है किसी के लिए मुश्किल है, या 500,000 शेयर से अच्छा है कि 3375 का लॉट में अगर पार्टिसिपेट करना हो, तो ये स्प्रेड है। अदरवाइज डिलीवरी के लिए तो ले सकते हैं। तो दीपांशु, टाटा पावर में फ्रेश स्प्रेड है, जो 50 और 60 वाला है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। उनके पास 3 ऑप्शन है, और जिसने मिस किया है वो टाटा पावर में फिर ऐसे, इससे दीपांशु स्ट्रेट से क्या होगा, शांति रहेगी। अगर 4 रुपए, आपने देखा कि इन्हीं पिछले 10 दिन के अंदर टाटा पावर के रिजल्ट आए, कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने टाटा पावर को डाउनग्रेड किया, वो 3 रुपए घटा, मतलब जहां से हमने दिया था 50, 50 से 53, 53 से फिर 49, 50 और आज फिर 56 हो गया। तो जो ऑप्शन का ट्रेड है, ये सारी जो वॉलिटिलिटी है ना, न्यूज फ्लो वाली वॉलिटिलिटी के एंड में तो हमें देखना है 30 नवंबर को क्या होगा, उससे हमें बचा लेती है। तो पहला ट्रेड दीपांशु ये है। दूसरा ट्रेड है दीपांशु, बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड। बैंक निफ्टी में मुझे परसों के लिए, कल छुट्टी है, परसों एक्सपायरी है, तो हमें कैलकुलेटिव मूव लेनी है। 44,000 की एक कॉल लेनी है, 44,000 की 2 कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा 20 रुपए में। मैं फिर रिपीट करता हूं दीपांशु, बैंक निफ्टी की
44,000 की कॉल परसों की एक्सपायरी की हमें लेनी है और 44,200 की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 20 रुपए। 20 रुपए और सेफ कहां तक है? 44,400 तक। तो अभी भी जब बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, अनिल जी भी बोल रहे थे कि 44,050 क्रॉस किया तो 44,200 पहला पड़ा हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि क्रॉस कर सकता है, बट वी हैव अ राइट टू गो रॉन्ग एंड वी मे गो रॉन्ग। कल और आज और कल 2 दिन का है, तो मुझे लगता है कि परसों आज जो हमें डाउ नैस्डैक नीचे दिख रहे हैं, हो सकता है आज घट जाए और कल बढ़ जाए। हमने तो परसों खुलना है, तो हो सकता है हम पॉजिटिव ही रहें। तो जाने को सिर्फ 20 रुपए नीचे में, आने को ऊपर सेफ तक मैं 44,400 तक हूं, और अगर ये 20 रुपए 100 रुपए हो जाए तो 5 गुना पैसा हो जाता है। मार्जिन को मैं हमेशा मानता हूं कि वो हेल्दी चीज है। तो ये 2 स्प्रेड है और एक दीपांशु कैश स्टॉक की कॉल है। जब आप अगर कोई और फ्री हो जाए तब दे दूंगा, नहीं तो अभी भी दे सकता हूं। बिल्कुल सर, आता हूं आपके पास थोड़ी देर में। एक सवाल था, सिर्फ 200 पॉइंट का स्प्रेड है बैंक निफ्टी में सर, यूजुअली थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, यूजुअली थोड़ा बड़ा होता है, पर दीपांशु एक ही दिन है। ट्रेडिंग आज के बाद मतलब परसों ही है, परसों की एक्सपायरी है। एक तो दिन कम है, दूसरा एक्सपायरी भी बहुत पास है, तो इसलिए 200 का है। थोड़ा सा मतलब योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड एंड राइट कि नॉर्मली 400 पॉइंट इज वेरी नॉट ए कंफर्टेबल पोजीशन, बट हमें कॉस्ट भी देखनी होती है दीपांशु। वैसे अगर किसी को और सेफ स्प्रेड बनाना है तो मतलब टेकिंग क्यू फ्रॉम यू, 44,000 की एक लेके 44,300 की 2 बेच दें, 44,300 की 2 बेच दें, बट उसमें ये 20 रुपए की कॉस्ट हमारी ऑलमोस्ट 40-50 रुपए हो जाती है। तो ये कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है दीपांशु, बट आई थिंक योर पॉइंट इज वेरी वैलिड एंड दैट इज व्हाई आई थिंक एक दूसरा भी मैंने एक ऑप्शन दे दिया। अगर किसी को ज्यादा तेज लगता है या ज्यादा सेफ लगता है या रिस्की लगता है तो उस तरह से भी कर सकता है, बट ऑल सेड एंड डन द व्यू इज पॉजिटिव, क्योंकि हमें आज का नहीं, हमें कल का मार्केट देख के परसों खुलना है। अंडरस्टूड। तो परसों एक्सपायरी है, व्यू पॉजिटिव है, नैरो स्प्रेड ही बनाया है, कॉस्ट के हिसाब से भी बेटर है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी बेटर है। 44,000 की 1 कॉल खरीदिए, 44,200 की 2 कॉल बेचिए। यह है आशु सर की राय, और टाटा पावर पर तो व्यू पॉजिटिव है ही। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, एक और कॉल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ही मोमेंटम है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक एक करके थोड़ा ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है, साइडवेज मार्केट के अंदर भी। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 111 रुपए 40 पैसे, 111 रुपए 60 पैसे, 111.40, 111.60 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। J&K बैंक मैं कंटिन्यूसली हर लेवल पे रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। बीच चीजें इसमें छोटा मोटा करेक्शन आता है, छोटा मोटा साइडवेज मूव देखने को मिलता है, और फिर ये वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम करता है। पिछले 7-8 दिनों से साइडवेज मूव दिखा रहा था, और अभी J&K बैंक में वापस से ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 108-109 रुपए के पास है, तो 108 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के J&K बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। ऊपर में 118 रुपए से लेके 121 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, पोजिशनली और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 108 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 118, 121 के टारगेट्स के लिए। जबरदस्त तेजी में रहा ये बैंक, J&K बैंक, इस पर रखिए नजर, और यहां से भी और मोमेंटम के लिए है तैयार। आइए एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर तैयार है हमारे संवाददाता तरुण, चलते हैं उनके पास। तरुण, बताएं कौन सी बड़ी खबर लेकर आए हैं आप? दीपांशु, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। और ये जो खबर है वो सिप्ला को लेकर है। हमने पहले एक खबर ब्रेक करी थी कि सिप्ला आप के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक बेच सकते हैं, और स्टेक बेचने की बातचीत वो टोरेंट फार्मा से चल रही थी, लेकिन वो बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अब सिप्ला के प्रमोटर्स क्या करने जा रहे हैं उस पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। सिप्ला के प्रमोटर्स की जो स्टेक है उसकी एक रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की एक रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। समीना हामिद जो अभी एग्जीक्यूटिव रोल में है वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में आ सकती है, और साथ ही जो प्रमोटर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि जब हमारी एक बातचीत फेल हो गई है या वैल्यूएशन के तौर पे वो बातचीत नहीं आगे बढ़ पाई, तो अब जो कंपनी है उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी बनाया जाए, और जो प्रमोटर्स हैं वो एक बैक सीट ले, और जो मैनेजमेंट है वो इस कंपनी को पूरी तरीके से चलाए। और यदि सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले समय में प्रमोटर्स अपना स्टेक नहीं बेचेंगे। लेकिन जो वाईके हामिद हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इस कंपनी के, वो अपना जो स्टेक है, जो उनके पास करीबन 28% के आसपास का स्टेक है, उसको वो माफ कीजिएगा 18% के आसपास का जो स्टेक है उसको वो ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस तरीके से
टाटा कंपनीज के अंदर है कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स बन रखा है, उसी तरीके से वाईके हामिद का जो स्टेक है वो ट्रस्ट में ट्रांसफर हो सकता है और वहां से जो इनकम जनरेट होगी उसको सीएसआर या ये कहें कि फिलैंथ्रोपी में यूज किया जाएगा। लेकिन कंपनी अपने आप को एक रिस्ट्रक्चरिंग करने के पड़ाव पर है और जो स्पेशली जो प्रमोटर्स के जो स्टेक हैं वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंगों की रिस्ट्रक्चर होगी। और इसके साथ साथ ये भी एक जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई एक जो फैमिली में से कोई एक जना अपना स्टेक ओपन मार्केट में सेल कर सकता है। एक बड़ा स्टेक होगा जो बाजार में बिक सकता है, क्योंकि जो 3 लोगों के पास जो शेयर होल्डिंग है उनमें से एक जना अपनी एक बड़ी शेयर होल्डिंग जो है वो बाजार में बेच सकता है। लेकिन जो मेन मोटो अब जो प्रमोटर्स का बन रहा है वो ये है कि मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी को बनाया जाए और मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा डिसीजन ले, और यदि ये फॉर्मूला सक्सेसफुल होता है तो आने वाले समय में सिप्ला के स्टेक में जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो नहीं बिकेगा। लेकिन यदि ये फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं होता है तो वापिस प्रमोटर्स सोचेंगे अपना स्टेक बेचने के लिए। ओके, तो ये समझना सही है तरुण कि फिलहाल जो डील की बात चल रही थी पी फंड या बाकी फार्मा कंपनीज के साथ, अब वो डील नहीं हो रही है और इसके लिए एक नया शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर, एक नया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कंपनी प्लान कर रही है, ये मान लिया जाए अब? बिल्कुल दीप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डील पहले टोरेंट फार्मा या जो बाकी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ बातचीत चल रही थी वो अब पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई है। इसी वजह से अब प्रमोटर्स ने एक अल्टरनेटिव रूट सोचा है कि एक तो कंपनी भी हमारे पास रहे और कंपनी की ग्रोथ भी होती रहे, क्योंकि जिस अभी का जो वैल्यूशन है इस वैल्यूशन पे ना तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप बचता है और ना ही कोई देश के अंदर इस समय कोई ऐसी एक बड़ी कंपनी है जो सिप्ला को कैश डील के तौर पे खरीद सके। क्योंकि टोरेंट फार्मा में भी हमने देखा काफी एग्रेसिव या कहें कि काफी एडवांस स्टेज पे बातचीत हो गई थी, लेकिन उस एडवांस स्टेज के बाद एक तो पैसे एक बड़ा मुद्दा था और दूसरा बड़ा मुद्दा था वैल्यूशन। तो इन दोनों ही चीजों को देखते हुए प्रमोटर्स का ये मानना है कंपनी में पोटेंशियल है, लेकिन ये पोटेंशियल को अब हमें दूसरे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए, मैनेजमेंट ड्रिवन करके इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहिए। और यदि हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो क्या कोई जरूरत आने वाले समय में नहीं है जो स्टेक है उसको बेचने की। इसके साथ साथ लेकिन जो फैमिली मेंबर्स इस चीज के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं वो शायद अपना स्टेक ओपन मार्केट में बेच सकते हैं या किसी ब्लॉक डील के जरिए वो बेच सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी स्टेक जिनके पास हैं जैसे वाईके हामिद, वो अपना स्टेक हो सकता है आने वाले समय में ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दें। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग खबर है। शायद प्रमोटर अपनी तरफ से स्टेक सेल नहीं करेंगे, मैनेजमेंट को ज़्यादा कंट्रोल दिया जाएगा और ये हिस्सा ट्रस्ट में चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव खबर शेयर करने के लिए। और आपको याद होगा थ्रू द प्रोसेस सिप्ला से जुड़ी जब प्रमोटर स्टेक सेल की बात चल रही थी और उसके बाद अब ये जो नए स्ट्रक्चर की बात चल रही है, तरुण सबसे पहले सबसे बड़ी एक्यूरेसी के साथ ये खबर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण ये बताने के लिए। आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ। तो सिद्धार्थ जी, आपसे व्यू भी लेना चाहूंगा सिप्ला पर। पहले बात चल रही थी टोरेंट के साथ या पी फंड्स के साथ कि शायद वहां पर प्रमोटर स्टेक सेल हो सकती है, अब नए स्ट्रक्चर के साथ आ रहे हैं जहां पर प्रमोटर शेयर होल्डिंग रखेंगे बट ट्रस्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को? गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, मैं मानता हूं कि ये डेवलपमेंट तो अभी थोड़ा बहुत पॉज कर देगा स्टॉक के परफॉर्मेंस में। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा ठहरा देने वाला खबर है, बट आने वाले टाइम में अगर स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं मैनेजमेंट के और फिर से एक अट्रैक्टिव डील प्रपोजिशन इन्वेस्टर्स या पीई फंड के सामने रखी जाती है, तब मैं मानता हूं कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। हालांकि इस स्टॉक पे हमारी कोई कवरेज नहीं है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि इन टर्म्स ऑफ नेजल और जो लंग्स के रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, इसका जो पोर्टफोलियो है सिप्ला का वो काफी स्ट्रांग है। तो मैं मानता हूं कि ये परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फार्मा स्पेस में अच्छी कंपनी है। अगर आपने ले रखा है तो इस खबर से बहुत कोई बदलाव नहीं होगा, तो आपको बने रहना चाहिए। ले रखा है तो कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, पोर्टफोलियो के लिहाज से बने रहिए, बट थोड़ा नियर टर्म अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है। देखते हैं कैसे ये नया स्ट्रक्चर फाइनली इंप्लीमेंट होता है और उसके बाद क्या रिएक्शन आता है। बट सिप्ला बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं, उनकी एक कॉल है तैयार। बिल्कुल, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। जी दीप, एक हाई बीटा स्टॉक रडार पर आया है
यूजुअली वागले जी इस पे काफी कॉल देते हैं जब भी इसमें मोमेंटम आता है। स्टॉक का नाम है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होने की तैयारी है। और मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से तरह प्राइस फॉर्मेशन बना हुआ है पिछले कुछ दिनों का प्राइस पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, इस स्टॉक में एक अच्छा मूव 4 से 5% तक का मूव आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3 रुपए का लगभग यहाँ से स्टॉप लॉस है, यानी कि 173 रुपए के नीचे के आसपास का स्टॉप लॉस है। अपसाइड में 183 रुपए का पहला टारगेट, 190 रुपए तक का दूसरा टारगेट। मुझे लगता है ये टारगेट आज या कल मतलब कि वेडनेसडे तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ पर एक खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, इंडिया बुल्स हाउसिंग, और कल इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, तो रखिए नज़र, ये आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आईबी हाउसिंग यहाँ पर आपको मूव इंटरेस्टिंग बनती हुई दिख सकती है, और फिलहाल तो वायदा कारोबार के बैन में भी नहीं है, यूजुअली ये बैन स्टॉक रहता है। कल इसके नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले एक्शन में है ये काउंटर। आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक बिल्कुल सुपर सिट। बताएं सर। देखिए दीप, ये वो स्टॉक है जिसकी बात अनिल जी कर रहे थे, याद कर रहे थे ये स्टॉक लेके मुझे फ्राइडे को, और वो स्टॉक है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। एनसीसी अनिल जी बात कर रहे थे और हम नया टारगेट लेके आ गए एनसीसी पे। नया जो टारगेट होगा एनसीसी पे, पोजिशनल टारगेट होगा वो 180 का होगा, 180 का। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 170 का, 170 का। सेकेंड क्वार्टर के जो ऑर्डर बुक देखे गए हैं 12,300 करोड़। फुल ऑर्डर बुक जो देखे हैं, ओवरऑल ऑर्डर बुक वो 61,800 करोड़, 3.5 टाइम्स ऑफ द रेवेन्यू बेरिंग है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड। इसकी जो टनल की ऑर्डर है ये काफी स्ट्रेंथ दे रही है एनसीसी को। FY24 का जो गाइडेंस है रेवेन्यू का मैनेजमेंट द्वारा, वो 20% ग्रोथ का है। मैनेजमेंट नए एवेन्यूज, नए वर्टिकल्स ढूंढ रही है, और जहां पे उनकी स्ट्रेंथ है, रोबस्ट एग्जीक्यूशन है एनसीसी का। रोड्स, हाईवेज, वाटरवेज, सब जगह लेफ्ट, राइट एंड सेंटर 360 डिग्री ऑर्डर्स ले रहे हैं। एनसीसी 61,800 करोड़ का ऑर्डर बुक है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 170 का, और पोजिशनल टारगेट 180 का। ओके, तो 170 का शॉर्ट टर्म टारगेट और पोजिशनली 180 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है एनसीसी। सिद्धार्थ जी को पहले भी ये काउंटर पसंद आया है और वापस आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है। बाजार में भी आपको एक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है स्मॉल और मिड कैप में। फ्रंटलाइन इंडेक्सेस पे कुछ नहीं हुआ है, बट स्मॉल कैप इंडेक्स अब आपके लिए 0.6% ऊपर हो गया है। यहाँ पर रखिए नज़र। दूसरी नज़र बैंक निफ्टी पर रखिए, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी अब आपका सिर्फ 50 अंक नीचे है। इनफैक्ट डेज हाई के करीब बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। वापस हमने देखा मुहूर्त सेशन में 44,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने टच किया था। अब आपके लिए 43,950 पर बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी हो गई बैंक निफ्टी में, सिर्फ 50 अंक की नरमी दिख रही है। तो बैंक्स में एक जबरदस्त रिकवरी वाला एक्शन आते हुए दिख रहा है। और पीएनबी इस समय लीड कर रहा है। पीएनबी टॉप गेनर है, 3.5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड करते दिख रहा है। एक बार वागले साहब से पीएनबी के चार्ट पर राय लेनी है। वागले साहब जरा बताएं पीएनबी। अगर मेरे को ऑर्डर में पूछे तो सबसे नंबर 1 है कैन बैंक, लेकिन उसमें काफ़ी मूव आई है, इसके लिए मैंने अभी बात नहीं की। नंबर 2 पे आएगा पीएनबी। पोजिशनल व्यू लेना है तो यहाँ पर भी एंट्री की जा सकती है, हालांकि लगभग 4%, 3.8% ऊपर है। इसमें सही एंट्री 78 जैसे ही इसने क्लियर किया तभी थी, जो मतलब 11 साढ़े 11 बजे हो गया था। अभी भी मुझे यहाँ से 82, 83 तक की अपसाइड दिखती है, तो पोजिशनली यहाँ पे भी लिया जा सकता है। थोड़ा सा नीचे आता है, ऐड किया जा सकता है 78, 78.50 ये रेंज में। आपका स्टॉप लॉस 76.50 का होना चाहिए। 83 to 84 तक की मूव में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस पे देख रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनबी। अच्छी मूव यहाँ से आपको आती हुई दिख सकती है। 83, 84 आपको लेवल्स थोड़े टाइम में आते हुए दिखेंगे। बैंक्स जबरदस्त मूड में इस समय दिख रहे हैं। 2:30 बज चुके हैं। आइए करते हैं स्वागत सदाबहार सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। गुड आफ्टरनून सेठी साहब। एक तो आज की जो रिकमेंडेशंस है वो तो मैं आपके से लूंगा ही सर। कल जो कैपेसाइट इंफ्रा की आपने कॉल दी थी वो शानदार रही सर। टारगेट्स आ गए? गुड आफ्टरनून दीपांशु, कल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे मैंने कैपेसिटी इंफ्रा दिया था 234 के लेवल पे, अभी 244-45 हो गया है।
250 के शॉर्ट टर्म टारगेट थे वो अचीव होने चाहिए। कल इसके नतीजे भी आने वाले, और ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनका तो कहना है कि अभी सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे एनसीसी की, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, और हाल ही में मतलब इसी बुधवार को 154 के लेवल पे मैंने एनसीसी को रिकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 165। तो थैंक यू भी बोलना है सिद्धार्थ जी को, मेरे टारगेट्स भी आज अचीव हो गए और ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड इन लाइन विद दैट कैपेसिटी मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छे अपसाइड दिखाएगा। बट शॉर्ट टर्म टारगेट 250 के जिन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है उनको उस समय प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर व्यू। ओके, तो ये है आपके लिए कैपेसाइट इंफ्रा, बढ़िया मूव आपको आ चुकी है, थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। सीटी साहब बताइए आज का क्या प्लान है सर? दीपांशु, आज 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, और जो पहला स्टॉक है आज का, स्टॉक का नाम है नेल्को, NELCO, जो 740-41 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसमें टाटा पावर की अराउंड 50% की हिस्सेदारी है। ये कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में है, एक ट्रिमेंडस पोटेंशियल वाली कंपनी है। ये मेनली अभी सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और डिफेंस सेक्टर को, फिर बैंकों के एटीएम्स के लिए, ब्रांचेस की कनेक्टिविटी के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। फिर कई सारी इंडस्ट्रीज जो क्रिटिकल है जैसे ऑयल है, एनर्जी है, गैस है, इन सब के लिए भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जबरदस्त एक इनके फंडामेंटल्स है, एक बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं सरकार का मेक इन इंडिया पे फोकस है, ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करना चाहिए। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19%, और ये कंपनी को एक और सेगमेंट में उतर रही है। ये जो इन फ्लाइट भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो सर्विसेज प्रोवाइड करना है, उसके लिए इन्होंने इंटेलसेट नाम की जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोवाइडर है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की, उनके साथ टाई अप किया हुआ, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले सालों में हो सकती है। तो इस तरह की कंपनी है टाटा ग्रुप का स्टॉक, मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरे इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 775 के, स्टॉप लॉस रखना 725 का। ओके, तो ये है आपके लिए नेल्को। पहले भी सेठी साहब की तरफ से रिकमेंडेशन आ चुकी है, आज जबरदस्त एक्शन में है, 760 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, 775 तक के टारगेट्स यहां पर आपको आते हुए दिखेंगे। दूसरी कॉल कौन सी है सर? दूसरा स्टॉक है दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक है, आज बैंक्स फ्लेवर में है, और कई दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है अब ये सेक्टर चलने को तैयार है, और यहाँ से मैंने एक छोटी बैंक को पिक किया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अभी 52 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये नई हाल ही की लिस्टिंग है, जुलाई के महीने में लिस्ट हुई थी, बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला इसको आईपीओ को, और कई अच्छे नामी गिरामी नाम इसके एंकर बुक में थे, जैसे गोल्डमैन सैक्स है, MIT, फिर कोटक वगैरह सब थे इसके एंकर बुक में। एक स्मॉल साइज्ड बैंक है जो कि मेनली ये जो इकोनॉमिकली एक्टिव जरूरतमंद औरतें, विमेन, इनको कैटर करती है। इसके अलावा SMEs है, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन तरह के लोन्स देती है, और 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है विथ अराउंड 850 ब्रांचेस, और बहुत ही एग्रेसिवली ये बैंक एक्सपेंड हो रही है। इनका टारगेट है इन द नेक्स्ट 2 इयर्स 200 नए ब्रांचेस का, और आज ये मेनली बिहार और यूपी में स्ट्रांग है, जहां पे इस तरह की बैंकों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हम जानते हैं कि वहां पे जो प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड लेंडर्स भी काफी एक्टिव है, जिनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उसका एक बड़ा फायदा उत्कर्ष जैसी बैंक को डेफिनेटली होना चाहिए। फिर बहुत ही एक अच्छा मैनेजमेंट है, इसके बोर्ड पे जितने मेंबर्स हैं वो सब एक्स HDFC बैंक, ICICI, SBI, कोटक, इस तरह से इसके बोर्ड में जो मेंबर्स है वो है वहां से आए हुए हैं, और जो अभी इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो मिस्टर प्रवीण गुप्ता, वो भी अर्लियर MD रहे हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और जो CEO है उनको भी 25 से ज्यादा सालों का माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस है। बाकी आजकल इस बैंक का काफी फोकस है टेक्नोलॉजी में, डिजिटल ऑफरिंग्स में, और इस तिमाही के नतीजे बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे। उसके बाद हमने इस स्टॉक को 62 तक के लेवल्स पे जाते हुए देखा, बट वहां से बाजार की गिरावट, खास करके बैंकिंग सेक्टर की गिरावट में ये स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, बट बहुत ही दमदार नतीजे थे। हर फ्रंट पे मार्केट्स के एस्टिमेट्स को बीट किया, एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी क्वालिटी की स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसको वैसे लॉन्ग टर्म पे भी मैं बुलिश हूँ, बट इवन इन द शॉर्ट टर्म इट शुड परफॉर्म, और खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 57, स्टॉप लॉस ऑफ 49। ओके, तो 57 का टारगेट, 49 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 775 के टारगेट के लिए
नेल्को, यहां पर भी कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब जुड़ने के लिए और 2 कैश कॉल्स व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी भी तैयार हैं, लेते हैं उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। वेलकम बैक अनिल जी। बैंक निफ्टी पर रखनी है नजर सर, बढ़िया रिकवरी आते हुए दिख रही है। 43,950 के ऊपर बैंक निफ्टी है, अब सिर्फ 30 पॉइंट नीचे है। तो पिछले आधे घंटे में बैंक्स में जबरदस्त एक्शन है, ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी वहीं का वहीं है, 19,450 के इर्द गिर्द कारोबार कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है। डाउ फ्यूचर्स में बढ़िया रिकवरी है सर, जब 2 बजे आपसे बात करी थी तब डाउ फ्यूचर्स 70-75 अंक नीचे थे, अब सिर्फ 30 अंक नीचे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पूरी तरह रिकवर हो चुका है। मिड और स्मॉल कैप में आपको बढ़िया एक्शन दिख रहा है। यूरोप के बाजार ठीक है, एशिया में भी मिला जुला कारोबार था। बताएं सर क्या करना है इस समय? ध्यान तो तेजी की तरफ ही रखना चाहिए। बाय ऑन रिस्क की स्ट्रेटेजी और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदने की राय सुबह भी थी, और हम कह रहे थे कि अमेरिका में जो रेटिंग आउटलुक मूडीज ने कम किया उसकी वजह से अगर कहीं कोई डाउ फ्यूचर्स कमजोर दिख रहे हैं और अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो वहाँ खरीदना चाहिए। और खरीदने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह थी 19,400, 425, 415 के आसपास ही लो बनाकर निकला है। बैंक निफ्टी के लिए खरीदने के लिए 43,700, 825 की रेंज अच्छी थी, एग्जैक्टली 43,683 का लो बनाया है। और 2 बजे भी जब आप कर रहे थे हम यही बात कर रहे थे कि तेजी करना है तो आपको बैंक निफ्टी पर फोकस करना चाहिए, वहां पर मजबूती के पहले संकेत आते दिखेंगे। क्योंकि अब 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में आपको 2 चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज तो है कि निफ्टी न 19,400 के नीचे आज जाने को तैयार, न 19,500 के ऊपर, तो इसी रेंज में रहेगा, लगभग इसी लेवल के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे में आप क्लोजिंग होते हुए देखेंगे। अगर 3 बजे के पहले किसी वजह से डाउ फ्यूचर्स बहुत बढ़िया हो जाए, 19,500 को पार करने की कोशिश करे तो 19,500, 550 हायर जोन होगा। लोअर साइड पर अगर कमजोर होकर आए तो 19,375, 19,425 आपके लिए मजबूत सपोर्ट रेंज रहेगी। ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000, 44,050 ये रुकावट की जगह है। थोड़ा पार करना आज मुश्किल तो है, वैसे कर लेते, लेकिन कल छुट्टी का दिन है और 2 दिनों के संकेतों के बाद परसों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होगी। तो मेरा ये समझना है 44,050 पार करना मुश्किल होगा। अगर 3 बजे के पहले 44,050 के पार निकलता है तो फिर 44,200 आपको आज ही दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां तक के लिए 150 पॉइंट का रास्ता एकदम साफ है, खुला है। तो आई थिंक 44,000, 44,050 इस लेवल के आसपास आएगा, वहां पर रुकना चाहिए। और निचले स्तरों पर 43,800, 43,700 ये 100 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट है। वैसे तो चांस कम है कि आप उस तरफ पहुंचेंगे, लेकिन अगर आए तो फिर वहां खरीदारी करने का मौका होगा। तो व्यू क्लियर है। और मुझे लगता है कि आजकल अमेरिकी बाजारों में जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है थी, बुरी खबरों पर अमेरिकी बाजार उछलने की कोशिश या खरीदारी की कोशिश ज्यादा दिखाते हैं, तो मूडीज के ये रेटिंग आउटलुक कम करने की वजह से भी हो सकता है आज फिर से लोअर लेवल से अमेरिकी बाजारों में खरीदारी आ जाए। लेकिन चूंकि हमें 2 दिनों के संकेत ले रहे हैं, कल छुट्टी का दिन है, इसलिए बहुत एग्रेसिवली मैं खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं दे रहा हूँ। डायरेक्शनल तौर पर लेना है तो व्यू पॉजिटिव साइड पर रखें, सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तो वहीं पर खरीदारी करें जी। ओके, तो यह है आपके लिए अनिल जी की तरफ से व्यू। डायरेक्शनली पॉजिटिव है, कोई परेशानी की नहीं है, लेवल्स पर आने दीजिए, आराम से खरीदारी करिए। और मुझे याद है सुबह अनिल जी आप कह भी रहे थे कि सेकंड हाफ यूजुअली एक्टिव ज़्यादा होता है और हम देखते भी हैं फर्स्ट हाफ सुस्ती रहती है, सेकंड हाफ एक्टिव रहता है। तो इस समय वैसा ही बाजार मूड माहौल दिखा रहा है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करने के लिए। अच्छा एक्शन बैंक्स में आपको बनते हुए दिख रहा है। पर आइए आशु सर की तरफ से उनकी कैश कॉल पेंडिंग है, चलते हैं उनके पास। आशु सर बताएं आपका कैश स्टॉक कौन सा है? दीपांशु हमने इसी रेट पे क्लाइंट से शेयर किया है। इरकॉन इंटरनेशनल 157.58 का भाव है, 145 का स्टॉप लॉस और टारगेट है हमारा 20 से 25 दिन के अंदर इसका 185 का। तो इरकॉन इंटरनेशनल हमारी कैश स्टॉक की बाइंग की कॉल है। 157 with 158 which is the current market price, 145 is the stop loss and 185 is the target. ओके, तो 145 का स्टॉप लॉस, 185 का टारगेट। कैश कॉल आ रही है आशु सर की तरफ से, ज़्यादा ऑफर नहीं होता है जब ये आपको मिले, बट नंदलेस इस समय इरकॉन इंटरनेशनल पर आशु सर का है भरोसा। और आज सुबह भी सेठी साहब ने शॉर्ट टर्म के लिए इसको रेकमेंड किया था। 165 के टारगेट सेठी साहब के थे, 185 का टारगेट अब आशु सर की तरफ से आ रहा है, इस पर रखिए नज़र। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 45 रुपए 50 पैसे,
₹45.60, 45.50, 45.60 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका सिंबल है महाबैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ब्रेकआउट है, पिछले 10-15 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। आज की कैंडल बहुत स्ट्रांग फॉर्म हो रही है और आज सिंगल कैंडल पिछले 4 से 5 दिनों के हाई ब्रेक कर रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है ₹43.43 के पास दिखाई दे रहा है, तो ₹43.50 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट ₹48.50, दूसरा टारगेट ₹50। शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो 43.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 48.50 का पहला टारगेट, ₹50 का दूसरा टारगेट। खरीदारी करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आईडीबीआई बैंक अभी सुमित जी ने आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद जेएनके बैंक और अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र थीम बन गए सुमित जी की तरफ से। पीएसयू बैंक्स पर उनकी रिकमेंडेशन आ रही है। आइए सुधा जी के लिए भी एक बिगुल सुपर सेट। बताएं सर। दीपांशु, आप जानते ही हैं जब थीम बनती है तो थीम बनने में मैं कहां से पीछे रह सकता हूं। तो यही बैंक, ये और एक बैंक लेके आए हैं और वो भी छोटा सा इसका बैंक है, वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया हमारे टेक्निकल दिवाली पिक में भी था। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 112 का, 112 का, और पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 134 का, 134 का। दूसरे तिमाही के निम्स फ्लैटिश दिखे थे, बट एनआईआई ग्रोथ काफी अच्छा था, 13%, 52% का मुनाफों में ग्रोथ, और एसेट क्वालिटी काफी कंट्रोल्ड मेजर में है। ग्रॉस एडवांसेस भी करीबन 10% से ग्रो हुए हैं वाईओवाई बेसिस पे। ट्रैक्शन अच्छा दिख रहा है कॉर्पोरेट लोन्स में। सो ओवरऑल कंपनी की लेंडिंग बुक काफी स्ट्रांग है। तो बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 112 का, पोजिशनल रख सकते हैं 134 का। 112 और 134 के टारगेट के लिए खरीदारी करें बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरी थीम ही आपके फोकस में रहने चाहिए। सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक आपको अब रेडार पर रखने हैं। पीएनबी तो ऑफ कोर्स लीडरशिप दिखा रहा है, बट जो छोटे मझोले शेयर हैं वहां पर एक्शन आ रहा है। आईडीबीआई बैंक और जेएनके बैंक सुमित जी ने बात करी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी कॉल है आपके लिए। बैंक ऑफ इंडिया में भी आपको उतना ही बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कैनरा बैंक भी आपको इस समय एक्टिव होते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस पीएसयू बैंक्स एक बढ़िया मूव आ रही है। बैंक निफ्टी भी सिर्फ 50 अंक नीचे इस समय बना हुआ है। पर आइए बाजार के कुछ दिग्गजों से अनिल जी ने खास बातचीत करी है नए संवट के लिए। एक खास पैनल में मधु केला साहब और सुनील सिंघानिया दोनों बाजार के दिग्गज अनिल जी के साथ थे। एक बार सुन लेते हैं उनका आगे का नजरिया क्या बन रहा है। इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक हम ऊपर होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ये कॉन्फिडेंस रखा जाए। तो मोटे दिमाग की बात ये कि इंडिया इज हैपनिंग, राइट, एंड इट इज इंडियाज टाइम। इवन इट इज इवन गेटिंग प्रूवन द वे वी आर स्मैशिंग एवरी अदर टीम इन क्रिकेट ग्राउंड ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो, वो दिख रहा है कि भाई इंडिया का टाइम है। जिससे भी जाके बात करो, अब आप लंदन के कोई स्टोर में चले जाओ अनिल भाई, बाकी जो नहीं बोलता हूँ, जो जिस इज्जत से लोग आपको अभी देखते हैं ना वहाँ पे, कोई इंडियन आया रियल में खरीदेगा यार। व्हाट वाज द सिचुएशन 10 years बैक, 20 years भाव पूछेगा, प्राइस टैग देख के निकल जाएगा। बड़ी मोटी सी बात है, बस इन्वेस्ट करके अच्छी तरीके से बैठ जाओ सीट बेल्ट बांध के, और रेस्ट ऑफ द वर्क द country is doing, the economy is doing, and entrepreneurs are doing. So मोटी बात ये है कि कब खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कितना खरीदेंगे और कितने लंबे समय के लिए खरीदेंगे। सवाल बदलने, सवाल बदलने। ये बहुत इंटरेस्टिंग, जो आपको लगता हो कि कुछ ये नया बड़ा हो सकता है इंडिया में यहाँ से, या फिर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग थीम, और उसके अलावा आपको जो पसंद आए। आई बी फार्मा फॉर द नेक्स्ट 1-2 years अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको 5-10 साल का व्यू अगर लेना है इंडिया पे, और मैंने कहा कभी कभी जल्दी होने में नुकसान भी होता है, तो देखो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1/3 की इनकम 6 लाख रुपए से ऊपर है, 2/3 बेचारा रोटी कपड़ा मकान को तरस रहा है, वो खाली नीड है, ये 1/3 के पास कुछ वांट है। ये प्रोपोर्शन भयंकर रूप से चेंज होने वाला है, बहुत जल्दी चेंज होगा। 8-9 साल में 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम लेवल विल अलाउ देम टू हैव सम वांट। 5-10 साल के अगर आपको खेलना है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी उसमें, और वहाँ पे ग्रोथ विल बी फिनोमिनल।
नया इंडिया है, एस्पिरेशनल इंडिया है, और जैसे जैसे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा वैसे वैसे उनका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होगा। ये आपके लिए क्लियर व्यू आ रहा था। ऐसे ही कुछ और खास पैनल्स अनिल जी ने किए हैं, वहाँ के भी थोड़ी थोड़ी झलक आपको हम थ्रू द शो दिखाते रहेंगे। बट आइए बात करनी है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की। कल वैसे तो हमारे बाजार बंद हैं, बट कल शाम MSCI का इंडेक्स रिव्यू आने वाला है। कैसे होगा ये एडजस्टमेंट, किन स्टॉक्स पर इम्पैक्ट आ सकता है, क्या हो सकते हैं इनफ्लोज आउटफ्लोज, जरा समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, क्या कुछ अनुमान लगा रहे हैं बाजार इस पर? बिल्कुल, जो 6 मंथली रिव्यू होता है नवंबर में होता है नॉर्मली MSCI की तरफ से, उसका अनाउंसमेंट कल देर रात आने वाला है, जिसका इम्पैक्ट हम 15 तारीख को देखेंगे। अनाउंसमेंट की लिस्ट 15 तारीख को आएगी सुबह। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, ऐसा हम अनुमान लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनकी कैटेगरी बदली जा सकती है। जो एडजस्टमेंट होंगे वो 30 तारीख से लागू हो जाएंगे। इंडसइंड बैंक, PTM, पॉलीकैब और टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स हैं जो शामिल किए जा सकते हैं लिस्ट में। सुजलॉन एनर्जी, पर्सिस्टेंट, APL, अपोलो MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लेके चल रहे हैं। शाम जितने भी स्टॉक्स में एडजस्टमेंट होगा, या तो आपको इनफ्लो दिखाई देगा या फिर आउटफ्लो। जो भी स्टॉक्स एंट्री लेंगे वहाँ पे आपको भारी भरकम इनफ्लो दिखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जिनके वेटेज में एडजस्टमेंट होगा, साथ और जो बाहर होंगे इंडेक्स से, उसमें आपको आउटफ्लो नजर आएगा। तो कहाँ पे इनफ्लो एक्सपेक्ट करना है? इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनफ्लो आने की उम्मीद है। करीबन 2400 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे आ सकता है। सुजलॉन देखे तो 2200 करोड़ का इनफ्लो लेके चल रहे हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम में भी 2100 करोड़ का इनफ्लो आने की उम्मीद है। APL, अपोलो की बात करें तो यहाँ पर भी 1800-1900 करोड़ तक का इनफ्लो आ सकता है। पॉलीकैब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, क्योंकि इसके आने से करीबन 1600 करोड़ का इनफ्लो आपको देखने को मिल सकता है। मैक्रोटेक डेवलपर में भी अनुमान ये है कि 1500 करोड़ तक का इनफ्लो आ सकता है। टाटा मोटर्स, DVR, PTM और टाटा कम्युनिकेशन, ये 3 स्टॉक ऐसे जहाँ पे आपको 1300 से 1400 करोड़ तक का इनफ्लो इन स्टॉक का शामिल होने पे आपको आते हुए नजर आएगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किए जा सकते हैं। कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। कोकलदास एक्सपोर्ट, SJVN, HCC, PTC इंडिया, अरविंद, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, फोर्स मोटर्स, PG इलेक्ट्रोप्लास, ऐसे कुछ नाम सामने आ रहे हैं जहाँ पे इन सारे स्टॉक्स को MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। अगर ये शामिल होते हैं तो यहाँ पर भी आपको इनफ्लो दिखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में से कुछ ऐसे शेयर्स है जो बाहर होने की उम्मीद लेके चल रही है बाजार, जहाँ पे जिंदाल स्टेनलेस, डालमिया भारत, वोडाफोन, BHEL, थर्मैक्स, लिंडन इंडिया, ACC, इंडियन बैंक और एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स हैं जो शायद यहाँ से बाहर होंगे। और अगर ये बाहर होते हैं तो यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिलेगा। तो कल देर रात अनाउंसमेंट आएगा, एडजस्टमेंट 30 तारीख को होगा, और काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स के अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ा रीजेक होने वाला है, बड़ा 6 मंथली जो होता है, हाफ ईयरली जो होता है। चलिए, तो रखेंगे नज़र। कल देर शाम या कह सकते हैं परसों सुबह, हमारे लिए परसों बाजार खुलने से पहले ये लिस्ट हमारे सामने होगी। चलिए, तो फिर उस समय नुपुर से दोबारा रिव्यू लेंगे कौन कौन से नाम आ गए हैं फाइनली। बट अनुमान है काफ़ी सारे, और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट, मिड और स्मॉल कैप्स में कई सारे एडजस्टमेंट्स आपको होते हुए दिख सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। शुक्रिया नुपुर, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए, वरुण भी है हमारे साथ, और वरुण एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए हैं। अक्टूबर के महीने में बाजार ने क्या खरीदा बेचा है, ये इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग ये भी है क्योंकि अक्टूबर के महीने में बाजार में रिकवरी के पहले संकेत आए थे। वैसे थोड़ा नर्म ही था, एक्चुअल रिकवरी तो नवंबर से ही शुरू हुई है। तो अक्टूबर की जो सुस्ती थी, इसमें वरुण बताइए म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे थे? देखिए, फंड्स तो खरीदारी कर रहे थे। आप ये देख लीजिएगा, जो मंथली SIP फ्लोज है वो रिकॉर्ड स्तर पे लगातार चलते जा रहे हैं। और अक्टूबर में भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 169 बिलियन रुपीस के आसपास की खरीदारी जो है वो बेसिकली SIP फ्लोज में आए हैं। और जितने भी इक्विटी कैटेगरीज थी, सब में खरीदारी हुई है। कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है, कोई ऐसी इक्विटी स्कीम नहीं है जहाँ पे बिकवाली हुई है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से नए स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदे गए हैं, किस में से एग्जिट किया और किस में एडिशन किया गया है। तो नए स्टॉक्स में से सबसे इंटरेस्टिंग नाम जो मुझे यहाँ पे लगा लार्ज कैप्स में, वो है वेदांता। यहाँ पे आप देखिए, वेदांता लगातार 52 लो पे चल रहा है और म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे खरीदारी की है। इसके अलावा फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर कंपनी, IRM एनर्जी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पे नई खरीदारी की गई है। जाहिर सी बात है, नई लिस्टेड कंपनी है तो नई खरीदारी हुई है। ग्रैन्यूल्स, स्वान एनर्जी, BLS इंटरनेशनल और न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की है। टोटल एग्जिट जिन स्टॉक्स में से किया है, एक तो IDBI बैंक, IOB, इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ से
म्यूचुअल फंड्स ने टोटल एग्जिट किया है। इंडिया सीमेंट, एलेम्बिक लिमिटेड, अपोलो माइक्रो, सुप्रिया लाइफ और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां से पूरी तरह से एग्जिट जो है अक्टूबर के महीने में लिया गया है। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई गई है या फिर घटाई गई है। जिनमें बढ़ाई गई है उसमें देखिए BSE लिमिटेड लगातार स्टॉक लाइफ हाई पे चल रहा है और फंड्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। नज़ारा टेक, कोटक, सिप्ला, कोफोज, पर्सिस्टेंट, इनफैक्ट जितने भी मिड कैप IT स्टॉक्स है वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। लार्ज कैप्स में बिकवाली कर रहे हैं। एडिशन में और एक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, लेकिन रिडक्शन में आप देखिए इन्फोसिस, यहाँ से लोगों ने पैसा निकाला है अपना। बजाज फाइनेंस, M&M, IGL, इंडियन होटल्स, यूनाइटेड बेवरीज और एमटार टेक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे से पैसा निकाला गया। और एमटार टेक तो आपने देखा हाल ही के नतीजों के बाद स्टॉक की पिटाई भी हुई। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि IT स्टॉक्स दिग्गजों में से पैसा निकाला जा रहा है और मिड कैप IT में डाला जा रहा है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। तो ये है आपके लिए कुछ काउंटर। तो मिड कैप स्मॉल कैप में चल रही है, पार्टी चल रही है। हाँ, पार्टी चल रही है, अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। चलिए, तो म्यूचुअल फंड्स तो एक्टिव हैं और अपॉर्चुनिटी वही होती है जब बाजार में थोड़ा डर का माहौल हो या कमजोरी हो तो अच्छे स्टॉक्स उसी समय खरीदने का मौका मिलता है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक दिग्गज नवनीत मुनोट साहब, उनसे बात भी करी थी अनिल जी ने और उनसे भी समझा था कि इस समय म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, आगे बाजार का क्या नजरिया बन रहा है, फंड हाउसेस की तरफ से रिटेल इन्वेस्टर्स को कहाँ रख रहे हैं नजर। एक बार देख लेते हैं उनका क्या कहना था। याद है कि जब से हमने अमृतकाल की शुरुआत की, अमृत महोत्सव की शुरुआत की, हिंदुस्तान के अमृतकाल को लेकर सबसे ज़्यादा बुलिश पॉजिटिव अगर मैंने कोई आवाज़ सुनी तो आपकी है। इस दिवाली पर आप आने वाले सालों में कितनी बढ़िया, कितनी बेहतर, कितनी बड़ी दिवालियाँ और देखना चाहते हैं और देखेंगे? नहीं, बिल्कुल देखेंगे अनिल जी। अपनी तो बात हो रही है पिछले कई वर्षों से कि आज़ादी के अमृत काल में भारत पुनः विश्व की वही सोने की चिड़िया, पुनः विश्व का वही विश्व गुरु। और हमने देखा कि जैसे मैंने पहले कहा, विश्व में चाहे राजनीतिक और आर्थिक माहौल चिंताजनक है, लेकिन अगर आप अमृत काल का पहला वर्ष देखेंगे, हमने G20 का नेतृत्व किया और बड़ा सकारात्मक संदेश पूरे विश्व को दिया। हम लोग चांद पर पहुंचे, इसरो को बधाई हो। इस साल में JP मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में भारत का समावेश हुआ। इस साल जनसंख्या की दृष्टि से हम सबसे बड़े देश बने। हम विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी गिनती हुई। अभी विश्व के 5 सबसे बड़े शेयर बाजारों में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमारी गिनती हुई। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें गिना सकता हूँ। और अगले 24 वर्षों में जब हम 24 वर्षों के बाद जब भारत का 100वां वर्ष मनाएंगे आज़ादी का, तो मुझे पक्का विश्वास है कि एक विकसित राष्ट्र के नज़रिए से, एक बहुत ही बड़े विश्व गुरु के नज़रिए से हम पूरे विश्व को एक नया मार्गदर्शन देंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई में भारत के म्यूचुअल फंड और भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ मिलकर किसी भी FIs का मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये बना रहेगा? ये मुकाबले की बात बताता हूँ अनिल जी आपको कि अप्रैल 2021 से मार्च 2023 के बीच में विदेशी निवेशकों ने करीब 1,70,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी हमारे मार्केट्स में। 1,70,000 करोड़ की सेलिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में। और उसी समय में हमारे म्यूचुअल फंड्स ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग करी। पहले ऐसा कभी नहीं देखा हमने। 30 साल से आप भी बाजार को देख रहे हैं, मैं भी बाजार को देख रहा हूँ। पहले ऐसा बोलते थे कि अगर विश्व के बाजारों में छींक आ जाए तो हमारे यहाँ तो बुखार आ जाता है। इस बार कई जगह पर बुखार आया हुआ है, लेकिन हमारे घरेलू निवेशकों की वजह से यहाँ पर छींक भी नहीं आ पाई। और उसका कारण यही है कि जो हर महीने SIP का पैसा बढ़ता जा रहा है। और 5 साल पहले अनिल जी खाली 8,000 करोड़ रुपए था। तो हमको 25 वर्ष की मेहनत लगी, रेगुलेटर्स की मेहनत, इंडस्ट्री की मेहनत, हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स की मेहनत, और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, उस अलग जगाने में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में वो अमाउंट डबल हो गया, 8,000 से 16,000 हो गया। और मुझे लगता है अगले कई वर्षों तक हर महीने ये रकम बढ़ती रहेगी। ये कॉन्फिडेंस निवेशकों का बढ़ता ही रहेगा जैसे जैसे आगे बाजार का और भारत का रुतबा बढ़ता रहता है। और इसलिए हम देख रहे हैं एक्शन में भी है बाजार। और जैसा मुनोट साहब कह भी रहे थे, ये है समय इंडिया का, यहीं पर आपको रखनी है नज़र। आइए, नज़र है हिमांशु जी की भी बाजार पर, और कॉल एक और आ रहा है उनकी तरफ से। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी।
कैश सेगमेंट का एक स्टॉक है जिसमें बेसिकली खरीदारी करनी है। ये इंट्राडे या बीटीएसटी ट्रेड नहीं है। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया ले, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट स्टॉक में आया है, मुझे लगता है कम से कम 20-25% का मूव स्टॉक में आने वाले दिनों में मिलेगा। स्टॉक का नाम है वोकार्ड फार्मा। 278 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है दीप। इन लेवल्स पे खरीदारी करें। कोई एक आध दिन में वापस दीप मिलता है 270 रुपए के आसपास, वहां पर पोजीशन ऐड करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 250 रुपए का। मेरा ऐसा मानना है कि कंजर्वेटिव साइड जो स्टॉक का पहला टारगेट है वो 315 से 320 रुपए का है, और उसके बाद स्टॉक मुझे लगता है वो लेवल पार करने के बाद बहुत जल्दी 370-400 रुपए तक का भी मूव दिखाने के लिए तैयार है। बहुत बड़े चार्ट्स पर एक पोटेंशियल डबल बॉटम फॉर्मेशन बना, और उसके अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से फार्मा सेक्टर में स्ट्रेंथ है और इस स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस यहाँ से खत्म होती हुई नजर आ सकती है, तो 370-400 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स के लिए वोकार्ड फार्मा में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो यह आपके लिए वोकार्ड 400 तक के पोजिशनल टारगेट आ सकते हैं। 315-320 के आपके ट्रेडिंग टारगेट्स होंगे, बट 370 और फिर 400 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो बड़ा कन्विक्शन कॉल आ रहा है वोकार्ड पर हिमांशु जी की तरफ से। बिगुल, सुमित जी के लिए भी सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 145 रुपए, 145 रुपए 10 पैसे। 145-145.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मन इंफ्रा। मन इंफ्रा के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक ने कल का परसों का हाई ब्रेक किया है। मन इंफ्रा यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने लास्ट 4-5 दिनों में लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट किया, और अब ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 138 रुपए, 140 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 140 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मन इंफ्रा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट 151 रुपए का, दूसरा टारगेट 155 रुपए का। हफ्ते भर का व्यू लेके खरीदारी करें। 140 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 151, 155 के टारगेट्स के लिए। 151 और 155 के टारगेट्स हैं। मन इंफ्रा ये है स्टॉक जहां पर करनी है खरीदारी। नतीजों के बाद भी हमने इस स्टॉक पर एक्शन बनते हुए देखा था। सिद्धार्थ जी के पास भी एक कॉल है तैयार। बिगुल सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ये जो स्टॉक दे रहा हूं ये पहली बार दे रहा हूं, और ये स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। हिंद कॉपर पे खरीदारी की राय है। आज स्टॉक काफी ऊपर है, तो एक साथ ना ले, आप टुकड़ों में भी ले सकते हैं, अभी थोड़ा और बाद में थोड़ा। पर आपको शॉर्ट टर्म हिंद कॉपर में शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है करीबन 168 का, और पोजिशनल टारगेट 202 रुपए का। डबल सेंचुरी भी हो सकती है हिंद कॉपर की। हिंद कॉपर पे खरीदारी की राय है। गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है परफॉर्मेंस कंपनी की। माइनिंग सेक्रेटरी ने भी कहा है कि कॉपर के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान कॉपर में ये भी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि एनहांस कर सके कैसे प्रोडक्शन। पीएसयू कॉपर स्पेस में ये एकमात्र कंपनी है। कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी से लेके कंस्ट्रक्शन, मोटर पंप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे सेगमेंट्स में कॉपर का यूजेज है। दूसरे तिमाही के नतीजे भी ठीक ठाक दिखे थे। मार्जिन बढ़ते हुए दिखे, 31.8% दिखे थे वर्सेस 30%। तो हिंदुस्तान कॉपर एकमात्र पीएसयू कॉपर की कंपनी, काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है आने वाले समय में। 168 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 202 का पोजिशनल टारगेट। 202 के पोजीशन बड़े टारगेट्स आ रहे हैं सिद्धार्थ जी। नतीजों के बाद का ये कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस पे? जी, नतीजों के बाद ही कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे आस्ते आस्ते जैसे चाइना बूस्टर्स देती जाएगी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, मेटल्स पैक रिवाइव करेगा, और यूनिक मेटल कंपनियां जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर ये काफी बेहतरीन कर सकता है। ओके, तो हिंदुस्तान कॉपर पर रखनी है नजर। रिसेंटली थोड़ी कमजोरी इस पर जरूर आई थी, बट उसके बाद मोमेंटम में ये आते हुए दिख रहा है। आशु सर, मुझे याद है कुछ समय पहले आपका भी व्यू था हिंदुस्तान कॉपर, उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़े बाजार में उतार चढ़ाव बना, बट अब वापस मोमेंटम में आ रहा है। दोबारा आपकी भी कवरेज में आ रहा है सर? दीपांशु एक कंटिन्यूअस कवरेज में, और मैं तब भी बोलता था कि ये स्टॉक जब डिप आता है बैन की वजह से, किसी वजह से बिल्कुल लेना है। इसकी रेंज बल्कि 150 से नीचे की
बनती ही नहीं थी। बीच में जब मार्केट में थोड़ी गिरावट आई तो इसमें थोड़ा देखा और देखे किस तरह से 2 दिन के अंदर ही वापस रिकवरी मार गया। तो ये सारा मार्केट ऐसा है दीपांशु कि इंडेक्स में तो ज्यादा उथल पुथल हो सकती है, लेकिन ये स्टॉक्स में इसीलिए दीपांशु कोई सेल कॉल ही नहीं आती अपनी तरफ से आजकल इन स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स निकल जाएंगे। तो हिंद कॉपर में सिद्धार्थ से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और मेरी पॉजिटिव लिस्ट में है। हमने डिलीवरी के लिए ये लेके 10-20 रुपए ऊपर नीचे हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जितनी आती है, जब मैं बोलता था मतलब एक ना बहुत इसका अच्छा ट्रेड बन गया था। अब जब ये बैन में जाए ले लो, बैन से निकले बेच दो, जब तब ये मतलब 50 पे 55 के रेंज में बैंड में जाता था, 65 पे निकलता था, फिर 50, ये 3-4 बार तो ऐसे ट्रेड हुआ और अब फिर देखिए आप 160-65 की रेंज में आके खड़ा हो गया। बस यही एक इसकी रेजिस्टेंस है मतलब, लेकिन डिलीवरी के लिए तो मैं उस रेजिस्टेंस को कुछ मायने नहीं रखती है कि यहाँ से जब निकल गया तो फिर अगला भाव 180 और फिर 200। ओके, तो आशु सर का भी भरोसा है 200 के लिए। सिद्धार्थ जी ने तो रेकमेंड भी करा है आपको 200 के लिए, नजर रखिए। वैसे बैन लिस्ट का फेवरेट है, देखते हैं आज के डेटा के बाद अगर बैन में आने की इसकी संभावना है या नहीं, बट डिलीवरी लेकर करें ट्रेड, ये बेटर रहेगा। ये है हिंदुस्तान कॉपर, आज 8.5% ऊपर है, नंबर्स के बाद का रिएक्शन आ रहा है। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, बीटीएसटी का करना है कोल इंडिया में। अभी 349.50-60 का करंट भाव है। मुझे लगता है जैसे ही ये 350 ब्रेक करेगा, एक मल्टीपल वीकली टॉप्स के पार निकलेगा, तो वहां से 10 रुपए की मूव आपको परसों के दिन में सुबह ही मिलनी चाहिए। तो मेरा टारगेट लगभग 360 का होगा परसों के पहले हाफ में। आपका स्टॉप लॉस 346.50 का होना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए खरीदारी करने की राय। कोल इंडिया यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक पर भी देखिए नज़र, बढ़िया मूव आ रही है। एक बार और नतीजों का ही रिएक्शन है। मेटल्स और माइनिंग, ये स्पेस काफ़ी एक्टिव हो रहा है। कोल इंडिया अच्छा दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर की अभी हमने बात करी। एनएमडीसी, इस पर भी रखिए नज़र, कल इसके भी नतीजे आने वाले हैं। थोड़ी देर में आशीष से इसके अनुमान भी लेंगे। तो थोड़ा एक्शन ये पूरी स्पेस, मेटल्स और माइनिंग स्पेस आपको दिखा रही है एक्टिविटी आते हुए। नतीजों की बात निकली है तो एक बार वरुण से बात कर लेते हैं। कुछ नतीजे जो आज आने वाले हैं। वरुण, ग्रासिम क्या है बाजार का अनुमान, बताइए। कमज़ोर नतीजे रहेंगे दीप। अभी तक हमने देखा था कि जितने भी सीमेंट कंपनीज के नतीजे थे वो अच्छे आए थे, लेकिन यहाँ पे आपको कमज़ोर देखने मिलेगा। एक तो वीएसएफ और केमिकल सेगमेंट दोनों में कमजोरी है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, जिसकी वजह से रेवेन्यूज 4% गिरेंगे। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 30% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे है। मार्जिन 14.2% से गिर के 10.3%, यानी कि ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट, और मुनाफा जो है 27.5% गिरेगा। वीएसएफ और केमिकल दोनों में अगर आप देखेंगे सेगमेंट में तो करीब 3 से 16% के आसपास की गिरावट आय में आने वाली है। केमिकल सेगमेंट का एबिटा सबसे ज़्यादा गिरेगा, 43% के आसपास की गिरावट यहाँ पे आएगी। वीएसएफ सेगमेंट का एबिटा अगर आप देखेंगे तो 19% की गिरावट यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे इम्पैक्ट जो है आपको कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखने मिल सकता है। ई कॉमर्स, पेंट, ये वो सेगमेंट्स है जहाँ पे ग्रोथ किस तरह की रहती है, क्योंकि हाल ही में शुरू किया है, तो लेट्स सी वहाँ पे किस तरह की ग्रोथ रहती है। बाकी जो इनका ब्रेड बटर सेगमेंट है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नतीजे कमज़ोर रहने वाले हैं। ओके, तो नतीजे आपके लिए काफ़ी कमज़ोर दिख सकते हैं। ग्रासिम के लिए कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन इस बार बाजार लेकर चल नहीं रहा है। देखते हैं, इस पर रखेंगे नज़र रखिए। ज़बरदस्त मूव आई है। कोल इंडिया अब 6% ऊपर दिख रहा है और हिंदुस्तान कॉपर ऑलमोस्ट 10% का सर्किट टच करने के लिए तैयार हो रहा है। तो बड़ा ब्रेकआउट इन सारे काउंटर्स में आपको आते हुए दिख रहा है। बट एक स्टॉक जहाँ पर थोड़ा आज दबाव है, बजाज फाइनेंस। जरा इसको एक बार पुल अप करिए। आई थिंक इनके जो QIB में शेयर्स अलॉट हुए थे आज वो लिस्ट हुए, तो फ्रेश सप्लाई आया है बाजार में फंड रेजिंग के बाद, उसका थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। वागले साहब, एक बार बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लें सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं, आज की सुस्ती में क्या करना है। दीपांशु, हमने इसमें आज सुबह में सेल कॉल दिया था। हालांकि वो नीचे वाली मूव जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आई नहीं है, लेकिन बेसिक पैटर्न इसका वीक है। 7,973.9192 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 7,370 के नीचे जब जाएगा तो इसमें एक ब्रेकडाउन आना चाहिए। मुझे लगता है वो शायद अगले सेशन में आ सकता है। इसमें बाय करना नहीं चाहिए, और अगर वो 7,300 के नीचे ब्रेक होता है, 370 के नीचे, तो ये फिर 7,200 तक जा सकता है।
तो आपने जो भी कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने अगर अभी बेचा है तो डेज हाई का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए बजाज फाइनेंस, इस पर रखिए इस बार के लिए नज़र, थोड़ा प्रेशर में आ रहा है। बैंक निफ्टी एक बार के लिए अच्छी रिकवरी वाली मूव आई थी, अब वापस थोड़ा ऊपर से सप्लाई आपको आते हुए दिख रहा है, 43,875 पर आ गया, पिछले कुछ मिनटों में करीब 75 पॉइंट ऊपर से फिसला है। बट एक बार आशु सर से अपडेट लेना है, क्योंकि आशु सर जब आपने स्प्रेड दिया था वहां से एक बढ़िया रिकवरी आई, 950 के ऊपर भी गया बैंक निफ्टी, वहां से पिछले 5 मिनट में ही थोड़ा सा डिप पे आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा स्प्रेड अपडेट कर दें सर। दीपांशु, वो जो 20 रुपए का स्प्रेड था वो 25 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन दीपांशु अभी भी वो नहीं है। क्वेश्चन में फिर आपको क्रेडिट देता हूँ, मतलब द वे यू आस्क के वाई 200 का स्प्रेड, वाई 300 का, तो यही दीपांशु एक कैलकुलेटिव मूव होती है कि 44,000 एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब परसों सच में नहीं पता कि क्या होगा, तो एक कॉस्टिंग वाली सारी बात होती है। और आज की डेट में क्या है, प्रीमियम ऐसे डिके होते हैं ना दीपांशु, प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब अगर वो 50 रुपए का प्रीमियम दिया होता तो उसमें 10 रुपए का लॉस हो रहा था, हमने 20 रुपए का प्रीमियम दिया, अब वो स्प्रेड अगर अभी कोई बनाए तो 25 में बनता है, मतलब जिसने बनाया उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये रेंज ऐसी है कि इस रेंज में मतलब कहीं भाग नहीं रहा है, लेकिन मतलब एक इंस्टिंक्ट कहती है, एक लॉजिक कहता है, बट उसको उसमें हम अगर बह जाएंगे और वो कर लेते हैं तो कई बार वो चीज हो जाती है। सो आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू आई रियली लाइक योर क्वेश्चन टुडे, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेफ्टी कहाँ तक है। तो आई मीन नॉर्मली एक वो कहावत है ना, दैट द मेजर लर्निंग हैपेंस बाय द क्वेश्चन नॉट बाय द आंसर। सो आई थिंक आई थॉट आई जस्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट यू फॉर द क्वेश्चन कि रेंज हम क्या पकड़ते हैं। तो 44,000 के दीपांशु देखिए इतनी आसानी से निकल नहीं रहा, लेकिन उसी वजह से थोड़ा सा डिप आया, बट अपना स्प्रेड इतना बढ़िया है कि डिप आने से 20 का 25 हो गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्प्रेड। बिल्कुल, तो स्प्रेड के साथ रहिए, सेफ रहिए। और जो आशीष सर उस समय आपको पॉइंट पे बता रहे थे वो यही था, थोड़े कम गैप उन्होंने स्प्रेड में इसलिए रखा ताकि आप वॉलेटिलिटी से बचे रहें। ये 44,000 की रेजिस्टेंस थोड़ी टफ हो सकती है बैंक निफ्टी क्रॉस करने के लिए। अभी 950 तक आए थे, वापस डिप हुआ, वापस 25 पॉइंट की रिकवरी है, थोड़ा उतार चढ़ाव आपको बैंक्स में इस समय आते हुए दिख रहा है। 100 पॉइंट की नरमी यहाँ पर दिखेगी इस समय। मनापुरम फाइनेंस, इसके बारे में भी बात करते हैं और वरुण से जानते हैं यहाँ पर नंबर्स कैसे आ सकते हैं। वरुण बताइए मनापुरम। तो दीप, यहाँ पे नंबर्स तो ठीक ठाक रहेंगे, मोर देन नंबर्स कमेंट्री जो है कंपनी की उसके ऊपर फोकस रहेगा। नंबर्स पहले बता देता हूँ, एनआईआई करीब 12% बढ़ेगा, मुनाफा 15% बढ़ेगा, 400 करोड़ के आसपास ही आने वाले स्टैंड अलोन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एयूएम ग्रोथ साल दर साल 102%, क्वार्टर 4 से 5%, बैंक से कंपटीशन मिल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ा बहुत मार्जिन्स पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो कि हमने मुथूट के नंबर्स में भी देखा था। तो इसके लिए माना जा रहा है कि यहाँ पे भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो थोड़े गिर सकते हैं। क्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस फ्लैट रहने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो है आशीर्वाद फाइनेंस, देखना होगा कि वहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। और आशीर्वाद फाइनेंस जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी है, बेसिकली उन्होंने आईपीओ के लिए डीआरएचपी सेबी पे फाइल कर दी थी। अब यहाँ से देखना होगा कि आगे कमेंट्री क्या होती है मैनेजमेंट की इस आईपीओ को लेके, कब ये आने वाला है, आएगा नहीं आएगा, तो वो एक टाइमलाइन है जो अवेटेड होगी। इसके अलावा नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, मार्जिन जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो गिरेगा। कुछ खास नहीं एक्सपेक्ट करिए। चलिए, लास्ट बिट ऑफ अर्निंग सीजन है, कुछ ज़्यादा और एक्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। बट निवेशकों के लिए और क्या कुछ ध्यान में रखना है? अगर इस साल आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना रहे हैं अपना, तो किस तरह से आपको फैसला लेना है? बड़े निवेशक जब ये डिसीजन लेते हैं तो वो क्या कुछ सोचते हैं, कौन से डेटा पॉइंट पर रखने हैं नज़र, और बाजार की चाल को क्या कुछ कहना है? दो और दिग्गज फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री से दीनशाह ईरानी साहब और विक्रम कोटक साहब, इनके साथ अनिल जी की एक खास बातचीत हुई थी। आइए इसका भी एक झलक देख लेते हैं। बताइए सर, क्या व्यू क्या बन रहा है मार्केट में इसमें? जी, ऐसा है कि बाजार में इंडिया को लेके तो व्यू बहुत अच्छा है कि आप हमारा डोमेस्टिक देखिए, जो टैक्स इनफ्लोज हैं इतने बढ़िया हो रहे हैं, गवर्नमेंट का केपेक्स देखिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और दूसरा ये मत भूलिएगा कि अगले मई में सेंट्रल इलेक्शंस हैं, तो वहाँ आप देखिए कि कितना इन्फ्यूजन आ रहा है। अभी रूरल इकोनॉमी के लिए भी जरा पुश हो रहा है, तो वो जो पार्ट था रूरल का जो डाउन था, वो अभी होपफुली थोड़ा दैट इकोनॉमी आल्सो विल पिक अप, तो वो एक आप ध्यान रखिए। और दूसरा प्रॉब्लम हमें यहाँ हो रहा है यूएस से, लेकिन जिस हिसाब से उनके लॉन्ग टर्म जो 10 साल के यील्ड्स हैं जो भाग गए हैं वो थोड़ा आगे चल के थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं। दोनों बहुत बुलिश है सर आपके आने के जस्ट पहले। वो लोग बहुत अनाप शनाप जबरदस्त भयंकर तेजी होगी इंडिया में, आप इनसे ज़्यादा है। इंडिया में बेरिश रहने का कोई लॉजिक नहीं है जी। शॉर्ट टर्म
प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट मेरा ये मानना है कि अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम की तरह है कि पहले क्या होता था, हमारा पता नहीं चलता कि हम बॉलिंग में ज़्यादा अच्छे बैठ रहे हैं, बैटिंग में अच्छे ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो हमारा ऑलवेज डिपेंडेंसी रहता था कि एफआई का फ्लोज आएगा तो हम बढ़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो एफआई ड्रिवन मार्केट था, यानी बॉलर अच्छा करेगा, बैट्समैन अच्छा करे, पता नहीं था। अब ये हो गया है कि हर टीम को हम 250 से हराते हैं, राइट? तो 250 का गैप क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बैटिंग भी सुधर गई है, फील्डिंग भी सुधर गई है, बॉलिंग भी सुधर गई है। मेरा कहने का मतलब कि एफआई फ्लोज इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। एसआईपी फ्लोज, जैसे आशीष बता रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी फ्लोज कंटिन्यूसली आ रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि हम अभी 3.5-4% लोग अभी म्यूचुअल फंड सोचते हैं। मतलब 50% भी हो सकता है देश में, क्यों नहीं हो सकता है? और वो भी एंटरप्रेन्योर कंट्री है, ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई छोटी कंट्री है, कोई अननोन कंट्री है। वियतनाम, मैक्सिको, ब्राजील में 40% के ऊपर फाइनेंशियल सेविंग इक्विटी में आती है, तो हम तो अभी तो बहुत 5-6-7% में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर करेक्शन बाइंग है, देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म वरीज लाइक इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसमें वोलेटिलिटी बढ़ेगी। या मुझे लगता है सबसे हॉटस्पॉट रहेगा, सेफेस्ट स्पॉट रहेगा। जैसे मैंने बताया, इंडियन टीम जैसे बैटिंग कर रही है, ऐसे इंडिया की इक्विटी मार्केट बैटिंग कर रही है। चौके छक्के लगाने की तैयारी में है भारत के बाजार, और चौके छक्के कुछ स्टॉक्स आपको ऑलरेडी लगाते हुए दिख रहे हैं। नजर रखिए कुछ कैश काउंटर्स पर, जहां पर एक बड़ी मूव आ रही है। बीएससी एक बार फिर से जबरदस्त मोमेंटम में ये काउंटर आपको दिख रहा है, 9.5% ऊपर, 9% ऊपर आपको इस समय बीएससी ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो जबरदस्त मोमेंटम इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। पिछले 5 मिनट में एक फ्रेश मूव आई है। सीडीएसएल अच्छा कर रहा है, कैम्स एक और बाजार से जुड़ा स्टॉक, यहाँ पर भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो ये सारे काउंटर्स आपको जबरदस्त तेजी में दिख रहे हैं। मिड कैप पीएसयू बैंक्स पर रखिए नज़र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर, बैंक ऑफ इंडिया पर, आईडीबीआई, जेएनके पर आपके लिए कॉल्स आ गई हैं। इसके अलावा इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, यहाँ पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। आईओबी भी आपको अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। प्राइवेट से सीएसबी बैंक और येस बैंक में आपको बड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो ये सारे काउंटर्स काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप स्पेस में अच्छा एक्शन बना हुआ है। बाजार से जो एक और कंपनी एंजल वन, यहाँ पर भी आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। तो ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, एक बार आपकी भी राय लेना चाहूँगा, स्पेशली ये जो बाजार से जुड़े स्टॉक्स हैं। ऑफकोर्स आई नो आप अपने स्टॉक पर तो रिकमेंडेशन या कॉल नहीं दे सकते, बट जो बाकी बाजार से जुड़े स्टॉक्स हैं, ज़बरदस्त मूव आती हुई दिख रही है सर। ब्रोकरेज स्टॉक्स हों, डिपॉजिटरी स्टॉक्स हों, इंटरमीडिएटरीज हों, एक्सचेंजेस हों, बढ़िया एक्शन बना हुआ है सर। बिल्कुल दीपांशु, बहुत जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। बीएससी की बात करें तो बीएससी का जो वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस आए हैं, जैसे कि सेंसेक्स, बैंकेक्स, ये धमाल कर रहे हैं। सेंसेक्स के वॉल्यूम्स आसमान छू रहे हैं फ्राइडे को एक्सपायरी को। तो बीएससी का टर्न अराउंड, सीडीएसएल अकाउंट एडिशंस हाईएस्ट हो रहे हैं पर मंथ, 30 लाख के ऊपर के अकाउंट एडिशन होने लगे हैं। कैम्स की बात करें तो मंथली एसआईपी, क्योंकि 60% ज्यादा 60% म्यूचुअल फंड के साथ आरटीए कैम्स है, 16,000 करोड़ के ऊपर की एसआईपी कलेक्शन हो रही है। तो ये सारे ही स्टॉक्स में बहुत ट्रैक्शन है, ओनली कर्टसी टू द रिटेल एचएनआई इन्वेस्टर्स, जिनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है मार्केट में, और मार्केट का अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस सब बढ़ गई है। तो मैं मानता हूं कि ये पूरा ही सेगमेंट काफी बेहतरीन है। छोड़िएगा मत, उतने आसानी से बेच मत दीजिएगा, जाने मत दीजिएगा इतनी आसानी से। बाजार से जुड़े स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त मोमेंटम दिख रहा है। और ये जो सारे खास एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशंस हम आपको सुना भी रहे थे भारत बाजार के महारथियों का, उनका भी यही कहना है, वक्त इंडिया का है, वक्त भारत के निवेशकों का है, आसानी से इसे जाने मत दीजिए। और अनिल जी भी आपको थ्रू आउट ये रैली यही कह रहे हैं कि मुनाफा वही जो आपने कमाया हो, और इस बार तो तगड़ा मुनाफा कमाना है इस बाजार से। बढ़िया एक्शन यहाँ पर आपको स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर में जय भी जुड़ेंगे कैश का ऑप्शन के साथ। उससे पहले एक बार बैन से बेनिफिट क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। 6 स्टॉक्स हैं इस समय वायदा कारोबार के बैन में, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, अभी हमारी बात चल रही थी हिंदुस्तान कॉपर को लेकर, बाजार का एक फेवरेट स्टॉक है, क्या इस बार आ सकता है बैन में या नहीं? बिल्कुल सही बताया दीपांशु आपने, ये स्टॉक है एंट्री करने वाला है, 127% हो गई है पोजीशन, तो आने वाला है तो अच्छी तरीके से पार कर लिया है ये स्टॉक है। इसके साथ एक और बैन लिस्ट का फेवरेट स्टॉक है, यहाँ पर भी आज कुछ हलचल हो रही है थोड़ी सी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। हालांकि थोड़ा सा बताना आज ट्रिकी हो रहा है क्योंकि 95.17% है, लेकिन यही स्टॉक ऐसा है जिसके अंदर दम है कि 95.02% के साथ भी स्टॉक बैन में आ जाए, तो इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। साथ में सेल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिजल्ट के इम्पैक्ट के बाद थोड़ी पोजीशंस बनी है।
करीब 97% है, राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ। तो 3 स्टॉक एंट्री करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर 127, सेल 97, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 95.17%। तो ये 3 स्टॉक एंट्री करेंगे। बाकी के जो 6 स्टॉक हैं इनमें से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। एमसीएक्स ने तो कंफर्मेशन दे दिया है 72.62% के आसपास, 80% से काफ़ी नीचे हो गई पोजीशन, स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। और जीएनएफसी में भी अगर आप देखें तो बॉर्डर लाइन पर है, लेकिन समय हमारे पास 15 मिनट का बचा हुआ है। 80.45% है फिलहाल, तो आधा % और पोजीशन घटेंगे तो ये भी स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। तो आपके पास अभी आएंगे 3 स्टॉक एंट्री करने के लिए, 2 स्टॉक जो है एग्जिट करेंगे। तो वही जो बात अभी चल रही थी आशु जी के साथ, बैन लिस्ट का फेवरेट कंटेंडर रहता है हिंदुस्तान कॉपर, और सर्टेनिटी है कि इस बार बैन में आने वाला है, इसलिए आशु सर भी कह रहे थे डिलीवरी लेकर इसे होल्ड करिए, थोड़ा टाइम लगेगा, उतार चढ़ाव होगा, बट अच्छे रिटर्न्स दिखाए। और सिद्धार्थ जी भी वही आपको भरोसा दिखा रहे हैं 200 प्लस के टारगेट्स के लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग इस पर भी रखेगा नज़र, कल आएंगे इसके नंबर्स, तो परसों उसका रिएक्शन होगा, अब देखते हैं बैन में आता है कि नहीं। और साथ ही कल नंबर्स आने वाले हैं एनएमडीसी के, तो उस पर भी आशीष से भी एक बार राय लेने वाले हैं, प्रीव्यू लेने वाले हैं। एक बार वागले साहब से मैं इंडिया बुल्स के चार्ट चेक कराना चाहूँगा। वागले साहब 175 और पूरी संभावना है बैन में आने की सर। दीपांशु, बैन में आने से ही इसका पूरा चार्ट पैटर्न बिगड़ जाता है, मतलब वो साइडवेज चला जाता है। वैसे चार्ट पैटर्न बुरा नहीं है, आई थिंक हिमांशु जी ने सही कवर किया है। एक स्विंग हाई जो कि 177 है उसको क्रॉस करने की तैयारी है। अभी बैन में आएगा तो इमीडिएटली तो नहीं हो पाएगा, वो साइडवेज चला जाएगा, लेकिन इसका पैटर्न ये सजेस्ट करता है कि ये 200 तक जा सकता है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में। तो पोजिशनली मेरा व्यू बुलिश है। बैन में आता है तो अवॉइड करें, लेकिन कैश में लेते हैं या पोजिशनल व्यू से लेते हैं तो 190-200 तक के स्टॉक बिल्कुल जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग। कल नंबर्स भी आएंगे, देखते हैं यहाँ से कैसा रिएक्शन इस काउंटर को मिलेगा। जय ठक्कर भी हमारे साथ है तैयार, आइए करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, वेलकम। बताइए क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। एंड दीप, सुबह जो मिड कैप निफ्टी का 9200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दिया था दीप, 27 रुपए पे दिया था। वो डबल से भी ज्यादा हो गया, डबल तो 54 पे होता है, 56 रुपए 40 पैसे हो गया था दीप। और अभी भी 45 पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी प्रॉफिट में ही है। 27 वाला कॉल ऑप्शन 45 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। 60 के टारगेट थे तो 56 के हाई लगा था ऑलमोस्ट, वहाँ पे तो अच्छा मूव देखने मिला दीप। और मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा अभी आगे भी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही क्लियरिटी और यहाँ पे मोमेंटम बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगर लार्ज कैप्स भी अगर आप बात करें तो शायद साइडवेज हो चुका है और रह सकता है कुछ दिनों तक, बट मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन है। अगर आप देखें तो सारे मिड कैप पीएसयू बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमारा 44,200 का कॉल ओपन है, बट अब 9300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप मिड कैप निफ्टी का खरीदे, ये आपको 40 रुपीज से 41 रुपीज के रेंज में मिलेगा, 40-41 के रेंज में मिलेगा। 9300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 20 नवंबर की एक्सपायरी, यानी कि नेक्स्ट मंडे की एक्सपायरी का आपको खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डीप लगाना होगा 16 रुपए पर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो बिकॉज ये ट्रंकेटेड वीक है दीप, इसीलिए मैं क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रेकमेंड करूँगा फॉर वेडनेसडे। एंड टारगेट्स ऊपर में जो दीप निकल कर आ रहे हैं, इसके फर्स्ट टारगेट विल बी 93, सेकेंड टारगेट विल बी 116। सो 93 एंड 116 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। लाइफ टाइम हाई लगा चुका है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स भी। ब्रेकआउट लेवल को आज रीटेस्ट किया, टेक्निकली फिर से रिवर्स हो रहा है, अच्छा डेरिवेटिव्स डेटा भी बन रहा है, अच्छा पुट राइडिंग लोअर साइड्स पे हो रहा है और मोमेंटम तो यहाँ पे बना हुआ ही है। सो लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस आई थिंक यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इसीलिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से मिड कैप। सुबह भी मिड कैप पर कॉल आई थी, वो आज की कॉल थी हीरो जीरो मान लीजिए, वहाँ पर तो आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखी, वहाँ से मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी आई। अब अगले हफ्ते की एक्सपायरी की 9300 की कॉल आपको खरीद कर जानी है। आइए मनापुरम, अभी हमने प्रीव्यू लिया था, अभी इसके नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। NII नेट इंटरेस्ट इनकम 872 करोड़ से बढ़कर 962 करोड़ की आई है। हमारा अनुमान 975 करोड़ का था, तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही आपको ये आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। मुनाफा यहाँ पर हम 15% की बढ़त के साथ 400 करोड़ रुपए का अनुमान लगाकर चल रहे थे।
ये आपका 420 करोड़ का आया था, अनुमान से थोड़ा बेहतर ही आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो अच्छी ग्रोथ है प्रॉफिट की। NII नेट इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल अनुमान मुताबिक आपको आती हुई दिख रही है। ये आपके लिए फर्स्ट अप अच्छे फिगर्स आए हैं। एसेट क्वालिटी में ज़्यादा बिगड़ाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वैसे भी एक चीज़ अच्छी है इन कंपनीज के लिए, ज़्यादा एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स इनके लिए आते नहीं हैं। लोन ग्रोथ देखनी पड़ेगी कितनी आएगी, अनुमान हमारा 24 से 25% का है, बट फर्स्ट कट थोड़े अनुमान मुताबिक या थोड़े बेहतर ही आप कह सकते हैं ये नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। उस हिसाब से नंबर्स डिसेंट माने जाएंगे जहां तक मणप्पुरम फाइनेंस की बात है। वागले साहब एक बार आप चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। 138 का आंकड़ा इस समय निचले स्तरों से एक स्पाइक जरूर आया है नंबर्स आने के बाद। मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से थोड़ा बेहतर आते हुए दिखा है सर, बताएं मणप्पुरम। दीपांशु, चार्ट में मुझे बहुत अगेन कंसोलिडेशन दिखता है, ऐसा कोई मोमेंटम नहीं दिखता है, खराब भी नहीं है। 135 ब्रेक होगा तो इसमें 130 या मे बी इवन 125 तक की डाउनसाइड की बात की जा सकती है, लेकिन मोमेंटम तब आएगा ये जब 142 के पार सस्टेन होगा और क्लोज होगा, और तभी हम बाय की बात करेंगे। फिर मेरा 150-155 तक का व्यू है। अदर देन दैट 135-140 ये मेरा रेंज है फॉर मणप्पुरम, जो शायद 1 से 2 दिनों में ब्रेक नहीं करेगा। ओके, तो यह है आपके लिए मणप्पुरम, रखिए नजर। फिलहाल नो ट्रेड जोन में थोड़ी एसेट क्वालिटी बिगड़ कर आई है, ज़्यादा नहीं, इनके लिए वैसे ज़्यादा बड़ा इशू होता नहीं है एसेट क्वालिटी। ग्रॉस एनपीएस 1.4% से बढ़कर 1.56% पर आए हैं। नेट एनपीएस 1.2% से बढ़कर 1.35% पर आपको आते हुए दिखे हैं मणप्पुरम। यह है आपके लिए फर्स्ट कट नंबर्स। अनुमान से मुनाफा करीब 5% ज़्यादा आपको आते हुए दिखा है। आइए बात करनी है नंबर्स के। कल बाजार तो बंद रहेंगे बट 2 नंबर्स आने वाले हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इसको भी हमने टच किया, और NMDC। आज ये स्टॉक भी ज़बरदस्त एक्शन में है। आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए बाजार का क्या है अनुमान। आशीष बताइए NMDC। दीपांशु, नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान प्राइस हाइक हुई थी। इनफैक्ट अगस्त के महीने में अगर आप देखें तो तकरीबन 1-2 बार प्राइस हाइक हुए थे। उसके बाद कंटिन्यूस जो ट्रेंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो लगातार यहाँ पर जो फोरकास्ट है बताया जा रहा है कि अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। टॉप लाइन में 41% का बढ़िया इजाफा है, और क्योंकि प्राइस हाइक हुआ है, सस्टेन हुआ है, कंटिन्यूस हुआ है, और इसी के चलते आप देखेंगे कि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। 73% का जो उछाल है आपको पिछले साल के मुकाबले एबिटा में नजर आएगा, यानी 854 करोड़ से बढ़कर 1478 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मार्जिन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो तिमाही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 26% पिछले साल जो मार्जिन थे इस बार बढ़कर 31.5% के देखने को मिल सकते हैं, और मुनाफे का आंकड़ा भी काफ़ी दमदार है। 33% का इजाफा देखने को मिल सकता है। 890 करोड़ से बढ़कर 1182 करोड़ जो एक्सपेक्टेड है। ग्रोथ काफ़ी अच्छी है 33% के आसपास की मुनाफे में। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो हर पैमाने पर नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखेंगे। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि नतीजों से पहले स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो एक्शन है, करीब 1.5-2% का मूव है यहाँ पर, तो इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। लेकिन नंबर्स के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग तिमाही रहेगी, बढ़िया तिमाही रहेगी हर तरफ से ना। और इस समय देखिए स्टॉक पर भी अच्छा एक्शन है। इनफैक्ट आज सुबह वागले साहब की ये पिक भी थी, न्यू ईयर पिक में वागले साहब बात करी थी, 185 तक के टारगेट्स की बात करी थी, और फिर पोजिशनली 200 के प्लस की। आज 178 का हाई बनाया। अगर किसी ने ट्रेडिंग नजरिए से लिया हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए सर? दीपांशु, रिजल्ट्स है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं मेंटेन करता हूँ। मेरे को पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, और एक आध महीना आप देंगे तो ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेगा। चलिए थोड़ा टाइम दीजिए और बढ़िया आउट परफॉर्मेंस इससे आपको आती हुई दिख सकती है। NMDC और बाकी मेटल्स में भी आज बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के, आइए लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अनिल जी, एक बार के लिए बढ़िया रिकवरी आई थी। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद थोड़ा फिसला है। 43,900 पर बैंक निफ्टी है, 100 पॉइंट नीचे, 80 पॉइंट नीचे निफ्टी है 19,450 के लेवल पर। बट डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नजर सर। शो की शुरुआत में 70-75 अंक नीचे थे, 2:30 बजे 30 अंक नीचे थे, अब एकदम फ्लैट है डाउ फ्यूचर्स। तो पूरी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में हो गई है। नैस्डैक फ्यूचर्स में मामूली गिरावट दिख रही है सर, बताएं क्या करके जाना चाहिए? दीप, देखिए मुझे कोई सरप्राइज नहीं कि डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे सुधर रहे हैं, क्योंकि आजकल अमेरिकी बाजारों में ट्रेंड और बिल्कुल उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि कोई बुरी खबरों पर, स्पेशली ये रेटिंग वेटिंग टाइप की जो खबरें होती है उस पर कोई खास उनका रिएक्शन नेगेटिव साइड पर आता नहीं है। और उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। वैसे
अमेरिकी बाजार भी मजबूती के ट्रेंड में ही है। आपने शुक्रवार को देखा इतनी अच्छी मजबूती के साथ रिकवरी देकर बंद हुए। भारतीय बाजार अच्छा रिकवर होकर डे हाई पर बंद भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि कल हमारे यहाँ छुट्टी है इसलिए मेरे ख्याल से, और आज भी ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम है, तो बुधवार से ही फुल फ्लेज मार्केट में एक्शन लौटता हुआ दिखेगा। और शायद यही वजह कि हम ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच में जाकर बंद हो रहे हैं। 19,400 19,500 हमारी जो रेंज है उसके बीच में ही बंद हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप अपनी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं और बुधवार के लिए कैरी कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन बनाने की राय इसलिए नहीं क्योंकि छुट्टी है बुधवार को आकर, और वैसे भी आजकल तो हर रोज मार्केट आपको जहाँ खुलता है उसके नीचे रोज मौका देता ही है आराम से खरीदारी करने का। तो फ्रेश पोजीशन आप बुधवार को ही बनाइए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000 का अटेम्प्ट हमने कल भी किया था, आज भी किया, उसके ऊपर बंद नहीं हो पाया। 44,000 के ऊपर बंद होने पर आपको एक अच्छी मजबूती का और संकेत दिखेगा। और बुधवार को जब हम ट्रेड पर लौटेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए वीकली एक्सपायरी का भी दिन होगा। सो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए। स्टॉप आप एक पुट ऑप्शन 43,700 का खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं तो फिर आप 44,100 का कॉल ऑप्शन करके अपने आप को हेज कर सकते हैं। तो वहां पर हेजिंग जरूर रखें। निफ्टी में ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फ्रेश पोजीशन दोनों में ही बनाने की राय आपके लिए बुधवार को है। आज जो पोजीशन है उसी को कैरी करें। आज जो पोजीशन है होल्ड करें, बट फ्रेश पोजीशन बुधवार को बना सकते हैं। बढ़िया मोमेंटम रहा है बाजार का। शुक्रिया आनंद जी ये स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए भी। बाय द वे एनएमडीसी हिमांशु जी की तरफ से भी अपडेट है। शुक्रवार को एनएमडीसी की कॉल हिमांशु जी ने भी दी थी, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड दिया था, 170 की कॉल खरीदवाई थी। हिमांशु जी क्या करना है, ऑप्शन प्राइसेस क्या है इस समय, किसी ने ट्रेड लिया तो क्या करें सर? जी दीप ना केवल ये सिर्फ मेरी कॉल थी, मुझे आई एम श्योर कि बंसल जी भी देख रहे होंगे शो, तो वो कहेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया। बंसल जी ने भी एक कॉल रिकमेंड की थी 170, उन्होंने एक्चुअली डिलीवरी या फ्यूचर में खरीदवाने की सलाह दी थी, और मैंने ये ऑप्शन के जरिए ट्रेड दिया था और ये मेंशन किया था कि ये काफी बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो 5 रुपए वाली कॉल ऑप्शन आज 10 रुपए का टारगेट लगा चुकी है, मतलब डबल हो चुकी है। और दीप 4,500 शेयर का लॉट है, तो जबरदस्त प्रॉफिट उसमें देखने को मिला है। मुझे लगता है नंबर से पहले एक बार बुक किया जा सकता है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर सेटअप काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगर वापस कोई डीप 170 रुपए की तरफ मिलता है नंबर्स के बाद, तो वापस से रिस्क रिवॉर्ड उन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है, खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, तो एनएमडीसी इस पर रखिए नजर, बढ़िया एक्शन में रहा है। आइए जय की तरफ से एक कॉल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। पीएसयू बैंक्स में जैसे मैंने कहा जबरदस्त मोमेंटम देखने मिल रहा था। यहाँ पे पीएनबी का 80 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रिकमेंड कर रहा हूँ। 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 15 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदे। 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा है, 0.90 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स ऊपर में बन रहे 3 रुपए 70 पैसे से लेके 3.70 से लेके 5 रुपए के। जबरदस्त मूव आपको यहाँ पे भी आते हुए देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट कैन बैंक भी बढ़िया लग रहा है, बट मुझे सर रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड पीएनबी भी थोड़ा बेटर लग रहा है, अदरवाइज दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं। ओके, तो पीएनबी बेटर लग रहा है, यहाँ पर 80 का कॉल खरीद कर जाएं पीएनबी की, यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। तो एक्शन में बाजार है। पीएसयू बैंक्स पर आपके लिए ढेरों कॉल्स आई हैं। इनफैक्ट इस शो में सबसे ज़्यादा कॉल्स जो आई हैं इस समय पीएसयू बैंक्स की तरफ से आपको आती हुई दिखी हैं। बट पूरा बाजार आपको एक्शन में दिखा है। स्टॉक्स में रोटेशन है। इंडेक्स पर मत जाइए, इंडेक्स आपको ट्रू पिक्चर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि निफ्टी आपके लिए करीब 90 अंक नीचे बंद हो रहा है, 125 अंक नीचे बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। बट इंडेक्स के बाहर की जो मूव रही है वो शानदार रही है। वैसे कोल इंडिया अच्छी एक्शन इस पर आई थी। सोनी पट्टनायक ने पिछले हफ्ते इसे रेकमेंड भी किया था, आई थिंक डीआई दिवाली पिक में, वहां से आपको बढ़िया मोमेंटम इस पर आते दिखा। आज का टॉप गेनर है। बाय द वे आखिरी मिनट में हिमांशु जी की तरफ से एक ट्रेड कॉल आ रही है। हिमांशु जी जल्दी बताएं सर। दीप, मनापुरम में एक जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है, मोमेंटम पिछले कुछ मिनटों में बन रहा है, तो यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड लेकर चलने की सलाह है। मुझे लगता है 150-152 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर वेडनेसडे के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। 141 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मनापुरम में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो मनापुरम में खरीदारी करिए। नंबर्स आए थे थोड़े अनुमान से हमें बेहतर ही लगे, और जब नंबर्स आए थे 138 पर था स्टॉक, अब 144 पर आ गया। तो जबरदस्त स्पाइक पिछले 3-4 मिनट में आया है इस काउंटर पर। नजर रखिएगा, बढ़िया मूव बाजार में इस पर दिख रही है, ये आपके रेडार पर रहना चाहिए। बट कोल इंडिया डीआई पिक में सोनी पट्टनायक ने रेकमेंड किया था, बढ़िया मूव इस पर आया है। आइशर मोटर्स नंबर्स के बाद इसमें मूव आई है 2% ऊपर। हिंडाल्को में अच्छी तेजी रही है। एमएनएम, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी अच्छा एक्शन इस पर भी दिखा है। एसबीआई लाइफ
लाइफ थोड़ा कमजोर था, 2% का कट। बजाज फाइनेंस, इसमें 1 करोड़ QIB शेयर्स लिस्ट हुए थे, यहाँ पर करीब कमजोरी थी। ग्रासिम नंबर से पहले 1% नीचे था। इन्फोसिस, ICICI, टेक महिंद्रा, TCS, यहाँ पर भी आपने थोड़ी नरमी देखी है। वायदा कारोबार में हिंदुस्तान कॉपर आज का टॉप गेनर, 8% ऊपर बंद हो रहा है। मन्नापुरम 6.5% की बड़ी मूव आई है और ये मूव पूरी की पूरी पिछले लास्ट 2-3 मिनट की ही थी। कोल इंडिया, जब मैंने बात कर ली इस पर, BHEL जबरदस्त एक्शन इस पर है, 5.5% की मूव इसमें आपने देखी है। MCX, PFC और REC और फिर सारे PSU बैंक्स आपके, कैन बैंक, PNB, इन पर रखिए नजर। IDBI बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, कोई भी PSU बैंक पकड़ लीजिए, जबरदस्त मोमेंटम ये आपको दिखा कर गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग कल नंबर से पहले अच्छा एक्शन, 3% ऊपर था। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बढ़िया तेजी आपने देखी है। RBL बैंक भी आपके लिए काफी एक्टिव था और फेडरल बैंक में भी मूव आई। तो फाइनेंशियल्स आपको जबरदस्त मूव दिखा कर गए हैं। लार्ज कैप PSU बैंक सुस्त थे, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, माफ कीजिएगा, सुस्त थे, बट सारे PSU बैंक्स, चुनिंदा मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में भी आपने अच्छा एक्शन देखा है। और पावर स्टॉक्स में भी तेजी थी। टाटा पावर यहाँ पर अच्छी एक्शन बनी है। नतीजों के बाद ग्लेनमार्क टॉप लूजर था, वायदा कारोबार का 5.5% का कट। पेज इंडस्ट्रीज में वीकनेस देखी है। एबिट, ओबरॉय रियल्टी, बलरामपुर, टाटा केमिकल्स, यहाँ पर भी नतीजों का सुस्त रिएक्शन। बायोकॉन नतीजों के बाद ये भी आज कमजोर रहा। डॉक्टर लाल, चंबल फर्टिलाइजर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंजीन, मैक्स फाइनेंशियल, एस्ट्रल, वेदांता, JK सीमेंट और कोफोर्ज, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। कैश मार्केट में जबरदस्त मोमेंटम BSE लिमिटेड में आपको आते हुए दिखा है। जिस तरह से ऊपर गया है, आज भी 9.5% की तेजी आपने BSE में देखी है। CDSL एक्टिव था, कैम्स, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, बाजार से जुड़े ये सारे स्टॉक्स आपको जबरदस्त मूव दिखा कर गए हैं। इसके अलावा अच्छी मूव आपने आती हुई देखी है टोरेंट पावर में। सोलारा एक्टिव फार्मा अच्छा था। SIS यहाँ पर अच्छी मूव दिखी है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, NLC इंडिया, CSB बैंक, ज्योति लेबोरेटरीज, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन दिखा है। करूर वैश्य बैंक, ये भी आपके लिए आज काफी एक्टिव था। इरकॉन, आशु सर की तरफ से भी रिकमेंडेशन आई, सेठी साहब के भी रेडार पर था। NMDC स्टील, आई थिंक इसके भी कल नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छी मूव आपको दिखी है। तो बाजार के ब्रेथ, टेक्सचर काफी अच्छा था। ब्रॉडर मार्केट में, फ्रंटलाइन इंडिसेस में थोड़ी नरमी आपको दिखी है। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के लिए क्या कुछ हमने तैयार किया है। ग्वार की खेती, ग्वार का कितना उत्पादन हो सकता है, ग्वार फसलों को कितना नुकसान हुआ है, इन सब को लेकर आज थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखा रहे हैं ग्वार की खेती वाले इलाके से सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। शाम 5:30 बजे एक झलक उसकी देख लेते हैं। ग्वार पर ग्राउंड से बड़ी पड़ताल। खेत में आकर के हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्वार की खेती के हालात हैं क्या, खेतों में क्या है फसलों का हाल। 8 किलो तो हाईएस्ट है। क्या बात कर, अच्छा जब अच्छी खेती होती है तो कितना होता था बीघे में? 1.5 कुंटल। किसान खुशहाल या बदहाल? आपको ग्वार के कारोबार में फायदा हो रहा है? अभी फायदा कहाँ हो रहा है, तो हमारी आदत भी नहीं बन रही, खर्चा भी नहीं निकल रहा। आपको फायदा नहीं हो रहा है? कितना होना चाहिए था? 6,000 से ये जो नीचे बिक रहा है ना, हाँ। ये किसान के लिए बहुत ही घातक। देखिए राजस्थान से बड़ा शो, फसल पर चोट, ग्राउंड रिपोर्ट, आज शाम 5:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ग्वार से जुड़ी ये मेगा ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए आ रही है, इसे मिस नहीं कीजिएगा। इसके अलावा सोना चांदी या फिर कार या फिर रियल एस्टेट सेक्टर का कारोबार, इस बार दिवाली में हर सेक्टर में लोगों का जबरदस्त रुझान देखने को मिला है। इब्जा की माने तो धनतेरस पर इस साल करीब 42 टन सोना बिका है। वहीं सभी सेक्टर्स की बात करें तो CAIT के मुताबिक देश भर में कुल 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। ऐसे में आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि किस सेक्टर में दिवाली के सबसे अधिक पटाखे छूटे हैं। ज्वेलरी, ऑटो, रियल एस्टेट, कैसा रहा यहां पर कारोबार, इस पर भी होगी एक्सपर्ट से चर्चा। हमारे साथ होने वाले हैं प्रवीण खंडेलवाल साहब, जो कि हैं महासचिव केट के, वेंकटेश गुलाटी, चेयरमैन एकेडमी एंड रिसर्च फाडा के, और नितिन खंडेलवाल जो कि MD हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के। तो मिस मत कीजिएगा, ये हमारा खास शो शाम 6 बजे, इस दिवाली कोई ना खाली। इसके अलावा नए निवेश की शुभ शुरुआत करनी है तो आज मनी गुरु में जानिए किन कैटेगरी, किन फंड में निवेश करने से बनेगा आपका दमदार पोर्टफोलियो। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए नया संवट, नया निवेश। हमारे साथ होंगे अमित कुकरेजा, फाउंडर amitkukareja.com, और बजाज कैपिटल में फाइनेंशियल वेलबींग के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा साहब, इस खास शो के लिए।
इसके अलावा सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस के स्पीडी डिस्पोजल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या है इन गाइडलाइंस में और क्या बदलाव आएंगे, जानेंगे इंडिया 360 में। देखना मत भूलिएगा इंडिया 360 की आज की कवर स्टोरी, माननीयों के केस, नए दिशा निर्देश, आज शाम 8 बजे। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हमारे सामने हैं। 19,440 के लेवल पर निफ्टी 85 अंक नीचे, नेल्सन 111 पॉइंट के गिरावट के साथ 43,885 पर बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिख रहा है। मिड कैप एकदम फ्लैट, स्मॉल कैप आपका 0.6% ऊपर। अच्छा स्टॉक रोटेशन वाला दिन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज शो में हमारा साथ देने के लिए। सुमित जी, वागले साहब, आशु सर, साथ ही हिमांशु जी, सिद्धार्थ जी एंड जय ठक्कर, आपका भी कल की छुट्टी एंजॉय करिए। नए साल में बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए और वेडनेसडे मिड वीक सेशन के लिए आपसे फिर से करेंगे मुलाकात।